चैप्टर 141 अनटाइटल्ड चैप्टर। रो थोड़ी हिम्मत करते हुए बेड पर से उठती है, पर उसे ऐसे लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से अकड़ सी गई हो। तो वो धीरे धीरे करके वॉशरूम की तरफ जाती है और आधे घंटे के बाद शॉवर लेकर बाहर आती हैं। रो बिना वक्त गवाए जल्दी से रेडी होती हैं और स्टडी की तरफ जाती हैं। जब वो स्टडी के पास आती है तभी उसका ध्यान दरवाजे पर पड़ता है जो अभी बाहर से लॉक था। रो कंफ्यूज होते हुए स्टडी का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर अरु नहीं होता। अरु को वहाँ पर ना देखकर रो बहुत घबरा जाती हैं और उसके दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, क्योंकि उसे भी तो पता था कि अरु का दिमाग कैसा है और उसका गुस्सा जब उस पर हावी होता है तभी वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तभी रो के आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं और वो भागते हुए नीचे जाती हैं, जहाँ अरु को छोड़कर सभी मौजूद थे। उन सबको देखकर रो और रोने लगती हैं। रो को देखकर रिया रो के पास आती हैं और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछती है, परी क्या हुआ और आप ऐसे इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तभी रो रिया को हग कर लेती है और सिसकते हुए उससे कहती है, अरु कहीं तो भी चले गए भाभी, वो उनकी स्टडी में भी नहीं है। मैं क्या करूँ भाभी, मेरे अरु कहाँ है। इससे पहले कि रिया या फिर कोई और रूह को कुछ बताता, पनखू अपनी गुस्से भरी नज़रों से रूह को घूरते हुए उससे कहती है, अरे ये तो अच्छी बात है ना रूह, आपने ही तो उससे कहा था कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आप पर रोक टोक लगाता है, तो लो वो चला गया, अभी आपको कंट्रोल करने वाला, आप पर रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं है। अभी आप खुश होगी, फाइनली आपको फ्रीडम मिल गई है ना। रूह अपना सिर ना में हिलाती है और पनखू की ऐसी तीखी बातें सुनकर रूह को दिल में एक अजीब सा तेज दर्द महसूस होता है, पर वो उसे इग्नोर करती हैं। रो पनखू की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आप झूठ बोल रहे हो दिदू, क्योंकि मुझे पता है अरु मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझसे नाराज हो इसीलिए आप ऐसे बोल रही हो ना। प्लीज़ आप मुझसे नाराज मत होइए दिदू, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी और हमेशा अरु की सभी बात मानूंगी। आप दोनों अगर मुझसे ऐसे ही नाराज रहे तो मैं सच में मर जाऊंगी दिदू, आपकी परी मर जाएगी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो और बताओ ना अरु कहाँ है। वैसे रो की ये बातें सुनकर पनखू भी अंदर से बहुत टूट रही थी, पर इस बार उसने ठान लिया था कि वो रो को इतने आसानी से माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसे भी पता था कि अरु रो के लिए क्या कुछ नहीं करता, पर रो हमेशा ही अरु के बातों को हल्के में ले लेती है। अरु के साथ साथ इस बार पनखू भी रो से नाराज थी और इतनी नाराज थी कि वो रो की तकलीफ देखकर, उसे महसूस करके भी उसे इग्नोर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरु भी अपने गुस्से और नाराज़गी में इतना अंधा हो गया था कि वो ये बिल्कुल ही भूल चुका था कि उसके आगे कोई और नहीं उसकी रूह है जो अपने अरु के बिना नहीं रह सकती। अरु को पता था, यहाँ तक कि पूरी फैमिली को पता था कि रूह के लिए अरु क्या है और रूह की फिजिकल कंडीशन भी क्या है, पर अरु के दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकल चुकी थी और अब तो पनखू भी जाने अनजाने में रूह को स्ट्रेस दे रही थी, उसकी हालत और बिगाड़ने में हेल्प कर रही थी। रूह की बात सुनकर पनखू एक सैड स्माइल के साथ उससे कहती है, आपने अरु को हट कर दिया तो अभी कुछ वक्त के लिए उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो रूह, आपको अरु की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इससे पहले कि पनखू आगे कुछ भी बोलती माही अपना सब्र खो देता है और पनखू पर भड़कते हुए उससे कहता है, स्टॉप इट पनखू, और तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ये बच्ची तुम्हारी दुश्मन है। अरु ने इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया और उसे समझाने के बदले तुम खुद उसे सपोर्ट कर रही हो। तुम्हें भी पता है कि प्रिंसेस का दिल साफ है और इसके दिल में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, अगर वो फ्रस्ट्रेट हो भी गई तो ये अरु की जिम्मेदारी थी बच्ची को समझने की, पर नहीं, उसे तो ओवर रिएक्ट करना था ना, और तुम भी वही कर रही हो। अभी भी वक्त है पनखू, मैं बता रहा हूँ, बंद कर दो ये सब और उस गधे को भी बोलो, क्योंकि अगर तुम दोनों की ये बेकार के जिद की वजह से मेरी बच्ची को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगा, याद रखना। तभी पनखू भी चिढ़ते हुए माही से कहती है, प्लीज़ आप तो चुप ही रहिए, आपने ही इसे सिर पर बिठा कर रखा है, जब देखो तब अपनी ही मनमानी करती हैं। पता है ना इसे कि ये बाकी लोगों की तरह नहीं है, तो फिर क्यों नहीं सुनती ये, हमेशा जिद करनी होती है इसे। और अब आपको ये बात समझ आ रही है, जब मैं और अरु उसे समझाते थे तब तो आपको अपनी प्रिंसेस का साथ देना होता था, अब तो इसने अरु को भी नाराज कर दिया। मुझे ना आपसे भी कोई बात नहीं करनी माही, आप देते रहो अपनी परी का साथ, पर इस बार मुझसे ये उम्मीद नहीं करना। इतना कहकर पनखू वहाँ से उसके रूम में चली जाती हैं। तभी माही अपना सिर हिलाते हुए रूह से कहता है, प्रिंसेस आप परेशान मत होइए, आपकी दिदू बहुत जल्दी मान जाएगी, और रही बात आपके उस इडियट अरु की, तो वो हॉस्पिटल गया है, कुछ वक्त होगा उसका। तभी रूह अपना सिर हिलाती है और रिया रूह से कहती है, चलो प्रिंसेस अभी आप ब्रेकफास्ट कर लो, कल भी आपने डिनर नहीं किया। इस पर रूह रिया की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मुझे माफ़ करना भाभी, मैं आपकी बात टाल रही हूँ, पर मुझे भूख भी नहीं है और मेरी इच्छा भी नहीं है। इतना कहकर रूह सीधे अपने रूम में जाती हैं और फिर दरवाज़ा बंद करके वही दरवाजे से टिक कर रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद रूह बेड पर आकर बैठती है और ब्लैंक होते हुए खुद से ही कहती है, मैं बहुत बुरी हूँ, आज मेरी वजह से फर्स्ट टाइम जीजू ने दिदू से ऐसे बात की और उनका झगड़ा भी हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अरु भी मुझे बिना बताए, मुझसे बिना मिले हॉस्पिटल चले गए। क्या उन्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है?
वो मुझसे इतने नाराज है कि उन्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी। नहीं नहीं रो, तुम पागल हो जो कुछ भी सोच रही हो। मुझे पता है जैसे रो उनके अरु के बिना नहीं रह सकती वैसे ही अरु भी उनके रो के बिना नहीं रह सकते। हॉस्पिटल से आते ही वो पक्का मुझसे मिलने आएंगे, मुझे पता है। पर मैं क्या करूं, मेरा तो उनके बिना कहीं मन ही नहीं लग रहा है। फ़ोन करके देखूं क्या, अगर वो बात कर ले तो। हाँ ये ठीक रहेगा। रो झट से अपना फ़ोन लेती है और उस पर अरु का नंबर डायल करती हैं। पहले दूसरी तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठाता तो रो फिर से ट्राई करती हैं। तभी 4 बार ट्राई करने के बाद अरु रोह का फ़ोन उठाता है और उससे पहले कि इधर से रोह अरु से कुछ कहती, उधर से अरु बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और अपनी तेज आवाज़ में रोह से कहता है, एक बार में आपको समझ नहीं आता क्या रूही? अगर मैं आपके कॉल्स नहीं उठा रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो फिर क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हो? कल मैं आपको परेशान कर रहा था, आज आप मुझे कर रही हो, तो प्लीज़ मुझे फिर से कॉल नहीं करना एंड प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। इतना कहकर अरु फ़ोन कट कर देता है और इधर रोह बस उसकी बातें चुपचाप से सुन रही होती हैं। तभी रोह का फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिरता है और साथ में उसके आंखों से आंसू भी। तभी रोह बिना किसी इमोशन के खुद से ही कहती है, स्टे अवे फ्रॉम इमरू। तुम तो अभी उनके लायक भी नहीं हो तो स्टे अवे। आई विल। अगर आप यही चाहते हैं अरु कि मैं आपसे दूर रहूं तो ठीक है, मैं आपसे दूर रहूंगी और आपके पास भी नहीं आऊंगी। मैंने हमेशा ही आपकी बात को टाला है पर इसे नहीं टालूंगी। मुझे पता है इससे मुझे तकलीफ होगी पर कोई बात नहीं, आपके खुशी के लिए मैं ये तकलीफ भी उठा सकती हूँ। आई लव यू, ओनली यू आरू, और हमेशा प्यार करूंगी। रोह वही बेड पर लेट जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं। उसके बंद आंखों के आगे वो सब कुछ आता है, वो सभी प्यारी सी मेमोरीज आती हैं जिसमें रोह थी, उसका अरु था और साथ में उसकी पूरी फैमिली भी थी। कुछ देर बाद रोह अपनी आंखें खोलती है जो अभी बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी थी। रोह खुद को एक छोटे से बॉल जैसे जकड़ लेती है और फिर रोते हुए कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और क्यों मुझसे मेरी खुशियाँ छीन जाती हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ बाबाजी कि मुझे कभी खुश रहने का हक नहीं है? मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे अरु और दिदू है और आज वही मुझसे नाराज़ है, इतने नाराज़ है कि वो मुझे उनके आसपास देखना भी नहीं चाहते, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। मैं खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत तकलीफ हो रही है। डॉट डॉट। इससे अच्छा तो वो नर्क था मेरे लिए जहाँ वो हैवान रूह के चाचू चाची मुझे रोज मारते थे, मुझे रोज कोसते थे। वहाँ भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी अभी हो रही हैं और ऐसे लग रहा है जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर ये सच है तो ठीक है, वैसे भी मैंने अरु को हर्ट किया, उसे तकलीफ पहुंचाई है, तो उसके बदले मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा भी तो मिलनी चाहिए ना। मैं इस दर्द के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और इसे मैं खुद बर्दाश्त करूंगी, अगर उसकी वजह से मेरी जान भी जा रही होगी तब भी नहीं। रोह भी चुपचाप उस बेड पर वैसे ही पड़े रहती है और उसकी नज़र ऊपर सीलिंग की तरफ होती हैं। वो बिना अपनी पलकें झपकाए सीलिंग की तरफ ही देखती है पर उसके आंखों से आंसू बहने बंद नहीं होते। कुछ देर बाद खुद रूह को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगता कि कब उसकी आंख लग जाती हैं और वो सो जाती हैं। जब वो अपनी नींद से उठती है तभी उसकी नज़र उसके बेड के साइड में मौजूद टेबल पर रखे क्लॉक पर पड़ती है जिसमें अभी 5:20 दिखा रहे होते हैं। टाइम देखते ही रूह की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो झट से बेड पर उठकर बैठती है और परेशानी भरी आवाज़ में कहती है, बाबाजी मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। रो जल्दी से उठो और नीचे चलो, पता नहीं सब परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर रो बेड पर से उठती है पर अचानक से उसका सिर घूमने लगता है तो वो झट से बेड पर बैठ जाती हैं। तभी रो अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए खुद से कहती है, आह, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? हाँ मैंने कुछ खाया ही नहीं है और देखो ना ही अरु को मेरी फिक्र है और ना ही दिदू को, तो मैं भला क्यों करूँ, छोड़ो रो। इतना कहकर वो धीरे से बेड पर से उठती है और धीरे धीरे वॉशरूम में जाती हैं। थोड़ा फ्रेश होने के बाद रो नीचे जाती है पर किसी को भी अपने ऊपर किसी भी तरह का शक नहीं होने देती। जब वो नीचे आती हैं तभी देखती है कि वहाँ सिर्फ दादी और आरती थे। तभी दादी रोह से पूछती है, प्रिंसेस क्या कर रहे थे आप ऊपर? तभी रोह अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल रखते हुए दादी से कहती है, दादी वो मैं कुछ बिजनेस रिलेटेड देख रही थी और कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई, सॉरी। तभी आरती रोह की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, परी आपने खाना खा लिया ना बेटा? वो मैं और मॉम एक अर्जेंट काम से बाहर गए थे और रिया अंशु और तुम्हारे वीर भाई के साथ रिया के घर गई है। वो रिया के मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनसे मिलने। मैंने जाने से पहले पंखू को बोल दिया था कि वो तुम्हें याद से खाना खिला दे, तो उसने। तभी रूह आरती की बात को काटते हुए उससे कहती है, हाँ मम्मा दिदू ने मुझे रूम में ही खाना लाकर दिया था और मैंने खा लिया। ओम शायद मैंने इतना ज़्यादा खा लिया है कि मुझे नहीं लगता मैं डिनर कर पाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे हिस्से का खाना मत बनवाइए वरना वेस्ट हो जाएगा। तभी दादी रूह से कहती है, अरे पुत्र थोड़ा सा खा लेना, कुछ नहीं होता।
तभी रो दादी को हक करते हुए उनसे कहती है, दादी सच में मेरा यकीन करिए, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और आप तो जानते हो ना कि अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो मैं उल्टियाँ करना शुरू करती हूँ, तो प्लीज़। रो की बात सुनकर दादी मजबूरी में हाँ बोलती है। तभी रो थोड़ी देर उन दोनों के साथ बैठती है, पर जब उसकी नज़र पंखों पर पड़ती है तभी वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती हैं ताकि वो फिर से अपनी वजह से पंखों को नाराज ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अरु मुंबई के नंबर 1 क्लब के बाहर खड़ा था। ऐसी बात नहीं थी कि वो फर्स्ट टाइम क्लब गया था। रो से मिलने के पहले अरु हमेशा एंजॉयमेंट के लिए क्लब जाता था, पर रो से मिलने के बाद उसने क्लब में अपना कदम तक नहीं रखा था। पर आज उसे क्लब की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि वो इमोशनली हट जो था। वैसे अरु को सब जानते थे और उसे क्लब के अंदर जाने के लिए किसी पास की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी वो वहाँ खड़े गार्ड्स को अपना वीवीआईपी पास दिखाता है और क्लब के अंदर चला जाता है। अंदर आते ही अरु बार की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाते ही अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। अरु एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ ये सब कुछ कॉमन था और अरु भी ड्रिंक करता था, पर रो के बाद उसने बहुत मुश्किल से ड्रिंक करी होगी क्योंकि उसकी रूह को उस गंदी सी स्मेल से ही उल्टियाँ आने लगती थी। उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और अरु के लिए पीने से ज़्यादा उसकी जान, उसकी रूह इम्पोर्टेंट थी। पर आज शायद रो से कहीं ज़्यादा बढ़कर उसके लिए उसका गुस्सा, उसका ईगो था जो वो ये बात भूल गया था। अरु ड्रिंक करता है, तभी एक लड़की जो असल में वहाँ की डांसर थी वो अरु के पास आती हैं और उसके चेस्ट को अपने एक उंगली से छूने लगती हैं। पहले अरु उसे इग्नोर करता है, पर जब वो लड़की अरु के गर्दन पर किस करती है तभी अरु का दिमाग और भी ज़्यादा खराब होता है। अरु बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की का गला पकड़ता है और उसके गले पर प्रेशर देते हुए अपनी बहुत ही भयानक सी आवाज़ में उस लड़की से कहता है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? मैं क्या तुम्हें कोई सड़क छाप कुत्ता लगता हूँ जो तुम मुझे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाओगी और मैं फंस जाऊँगा? अरहान मल्होत्रा इतना सीधा तो नहीं है। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो इसका खामियाजा भी तो तुम्हें भुगतना होगा ना। इतना कहकर अरु उस लड़की को वहां मौजूद ग्लास में टेबल पर इतनी जोर से फेंकता है जिसकी वजह से वो टेबल टूट जाता है और उसके कुछ टुकड़े उस लड़की के सिर में लगते हैं और वो वहीं मर जाती हैं। क्लब में मौजूद सब लोग ये देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी अरु अपनी फेमस टे स्माइल के साथ उस लड़की की बेजान सी पड़ी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, हूं मैं और मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी दया या रहम नहीं है, अगर कुछ है तो वो है सज़ा और हैवानियत। इतना कहकर अरु वहां से निकल जाता है। अरु बहुत हाईली ड्रंक तो नहीं था, पर था जरूर। जब तक अरु मल्होत्रा हाउस आता है तब तक सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं, तो कोई भी अरु को आते हुए नहीं देखता। अरु सीधा अपने रूम में जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। इस वक्त रूह सोई हुई थी, पर दरवाजे की आवाज़ सुनते ही रूह हड़बड़ाते हुए उठ जाती हैं और देखती है कि अरु उसके आगे खड़ा था। अरु को देखते ही रूह झट से बेड पर से उठती है और अरु को हग कर लेती है, पर अरु रूह को हग नहीं करता। तभी रूह अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, थैंक गॉड आप आ गए अरु, और आप मॉर्निंग में मुझसे बिना मिले चले गए थे। क्यों? तभी अरु रूह को खुद से अलग करता है और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी सर्द आवाज़ में उससे कहता है, मैं तो बस आपकी ही विश पूरी कर रहा हूँ रूही, आखिर आप ही तो चाहते थे ना कि मैं आपको कंट्रोल ना करूँ और आपको फ्रीडम दूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। अब से मैं जितना हो सके उतना आपसे दूर रहूँगा और आप भी वही करना। कुछ भी हो जाए, कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, आप मेरे आगे, मेरे पास नहीं आना। अरु के मुंह से अभी स्मेल आ रही थी और उस स्मेल की वजह से रूह को बहुत अजीब सा लग रहा था, पर फिर भी वो उन सब बातों को अलग रखते हुए अरु से कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करिए अरु, मैं आपके बिना नहीं रह सकती और ये बात आपको भी पता है ना, प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाइए। मुझे पता है मैं बहुत बुद्धू हूँ, नासमझ हूँ, पर मेरी एक गलती के वजह से आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ और ना ही मुझे रहना है, प्लीज़। तभी अचानक से उसकी नज़र अरु के गर्दन पर पड़ती है जहाँ उस लड़की ने अरु को किस किया था। इस वक्त वहाँ रेड लिपस्टिक मार्क था और ये देखते ही रूह की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसे तो अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रही हैं। तभी रूह अपने आप को टूटने से कंट्रोल करते हुए अरु से पूछती है, अरु ये क्या है और क्यों है? प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप आज भी मुझसे प्यार करते हो और सिर्फ मेरे हो, बोलिए ना अरु। तभी अरु अपनी प्लेन आवाज़ में रूह से कहता है, आपको जो कुछ भी समझना है आप समझ सकते हो, इसमें मुझे आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर अरु उस रूम से चला जाता है और इधर रूह की तो सारी दुनिया ही तबाह हो जाती है। उसे अभी भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी वो वहाँ से वॉशरूम में जाती हैं और उल्टियाँ कर देती हैं। भले ही कल शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था, पर उसके बॉडी में अभी जितना भी पानी होता है वो भी बाहर निकलता है और अभी उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती। वो सब कुछ सोच सोच कर रोने लगती हैं और बेचारी को तो कुछ समझ में नहीं आता और यही लगता है कि अरु ने सब कुछ खत्म कर दिया। चैप्टर 142 अनटाइटल्ड चैप्टर। अरु और रूह के झगड़े को पूरे 4 दिन हो चुके थे और इन 4 दिनों में रूह ने कुछ भी नहीं खाया था, वो सिर्फ पानी पर ही थी। अरु भी लास्ट टाइम ड्रिंक करके आया था जिसकी वजह से रूह की तबीयत भी खराब हो चुकी थी, पर उसने अपने इमोशन और एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे कंट्रोल कर लिया था कि किसी को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था।
अरु के गर्दन पर वो निशान देखने के बाद भी रूह का ट्रस्ट उसके अरु पर से कम नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अरु उससे चाहे जितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, उसे कितना ही इग्नोर क्यों ना करे, पर वो कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा और रूह की जगह तो किसी को भी नहीं देगा। रूह को अगर सच में किसी बात से तकलीफ हो रही थी तो वो थी अरु की इग्नोरेंस। अरु अभी भी रूह से बात नहीं कर रहा था और उसका रूह पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट हो रहा था। उसने अभी अपने रूम से बाहर निकलना भी कम कर दिया था और अगर कोई उससे इसके बारे में कुछ पूछता था तो रूह उसे बताती थी कि वो स्टडी कर रही थी, पर असल में वो रूम में घंटों ना घंटे रोया करती थी। पंखू भी रूह से ठीक से बात नहीं कर रही थी और इसी वजह से माही भी पंखू से नाराज था। माही और पंखू के झगड़े का ब्लेम भी रूह ने खुद को ही दिखा था। रूह पूरी कोशिश कर रही थी कि अरु उससे बात करे, पर अरु तो जैसे अपनी जिद पर अड़ चुका था और उसका दिल अभी पत्थर का बन चुका था। अरु रूह के उठने से पहले ही हॉस्पिटल चला जाता था और फिर रात में बहुत लेट घर आता था, वो भी रूम में नहीं स्टडी में सोता था। रूह तो जैसे अरु को देखने के लिए भी तरस रही थी। अब आगे। इस वक्त रूह नीचे ठंडे फर्श पर बैठी हुई थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। उसकी आंखों में एक वक्त पर जहां चमक और खुशी होती थी, वही आज उनमें बहुत दर्द और खालीपन था। रूह धीरे धीरे करके अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो हार मान चुकी थी। उस मासूम को कहाँ पता था कि उसकी एक गलती उसकी सारी खुशियां छीन लेगी, उसके अरु को उससे दूर कर देगी। इस वक्त रूह के आगे वो पल घूम रहे थे जिनमें वो बहुत खुश थी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो उसके अरु के साथ थी। उसे तो खुद पता नहीं चल रहा था कि उसकी इतनी हैप्पी लाइफ को किसकी बुरी नज़र लग चुकी है। उसके पास तो अभी कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि अरु ने उसे साफ साफ बता दिया था कि कुछ भी हो अभी वो रूह के पास नहीं आएगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और रूह को पता था कि अरु कितना जिद्दी है, अगर उसने कुछ कहा है तो वो उसे पूरा करेगा ही। पर यहाँ बात उसके ईगो की थी, वो अपने ईगो की वजह से इतना पत्थर दिल बन चुका था, पर उसे ये नहीं पता था कि इसकी उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलती तो अरु ने भी की। जब रूह ने उससे माफ़ी मांगी तब अरु ने उसे अपनी अकड़ दिखाई, पर उसने रूह को माफ़ नहीं किया। कहते हैं ना कि जब इंसान के पास कोई चीज़ हो तो उसे तब उसकी अहमियत समझ में नहीं आती, पर जब उससे वो चीज़ छीन जाती है तभी वो उस चीज़ को पाने के लिए तड़पता है, और शायद अरु के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। रूह अपनी जगह पर से उठती है और बेड के पास आती हैं। तभी रूह बेड के पास मौजूद टेबल पर रखी हुई अरु की फ़ोटो को उठाती है और फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए उससे कहती है, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो अरु? मैंने 2 दिनों से आपको देखा तक नहीं, आपकी आवाज़ भी नहीं सुनी है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि आप सच में मुझसे नफरत करने लगे हो। आप समझ क्यों नहीं रहे हो अरु, मुझे आपकी आदत लग चुकी है, नहीं जी सकती मैं आपके बिना। मुझे आपके हाथों से खाने की आदत है और आपके बिना मुझे नींद भी नहीं आती, फिर भी आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अगर आपको देना ही है तो मुझे कोई दूसरी सज़ा दो, मुझे मारो पीटो, मैं उफ तक नहीं करूँगी, पर मुझे ऐसे अनदेखा क्यों कर रहे हो? आपके लाइफ में अभी मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आपको सच में मुझसे दूर रहना है? अगर मुझे ऐसे ही छोड़ना था तो मुझे उस नर्क से बाहर क्यों लाया? मैं वही ठीक थी। मुझे इतना प्यार क्यों दिया, मेरी इतनी केयर क्यों की? रूह वही बैठ जाती है पर उसके आंसू नहीं रुकते। तभी रूह अरु के फ़ोटो की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आपको पता है दिदू भी मुझसे बात नहीं कर रही और मेरी वजह से दिदू और जीजू के बीच रोज बहस हो रही है। मैं अभी सच में किसी विलेन जैसे उनकी लाइफ ख़राब कर रही हूँ, जो मुझे नहीं करना। इसीलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है कि मैं आपको और उन सबको छोड़कर चली जाऊँगी। आपने ही कहा था ना मुझसे कि मैं आपके पास ना आऊँ, तो ठीक है, मैं आपके पास नहीं आऊँगी, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी। मुझ में अब तक जितनी भी हिम्मत बची थी वो भी अब खत्म हो गई, हार गई आपकी रूह अरु, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तभी रूह अरु की फ़ोटो को एक बार किस करती है और फिर उसे अपनी जगह पर रखते हुए कहती है, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस बार मेरे वापस आने का कोई चांस नहीं है और ना मुझे आना है। यहाँ मेरे अरु और दिदू ही मुझसे नफरत करते हैं। जो मेरी दुनिया थे वो आज मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, तो ठीक है, मैं भी अभी उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं उन दोनों से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे एक बार अरु की आवाज़ सुननी है। तभी रूह अरु के गुस्से की परवाह किए बिना अरु को कॉल करती हैं, पर अरु उसका फ़ोन भी नहीं उठाता है, कट कर देता है। रूह बार बार अरु का फ़ोन ट्राई करती है, पर उधर अरु रूह की इस हरकत से परेशान होकर उसका फ़ोन ही बंद कर देता है। इधर जब रूह अरु का फिर से फ़ोन ट्राई करती है तभी उसका फ़ोन बंद आता है, और ये देखते हुए रूह के पूरी तरह से पीले पड़ चुके हुए चेहरे पर एक उदासी और दर्द भरी स्माइल आती हैं और वो खुद से ही कहती है, आप सच में मुझसे नफरत करने लगे हैं अरु, और आप मुझसे इतनी नफरत करते हो कि आपको मेरा फ़ोन भी नहीं उठाना और मेरी आवाज़ नहीं सुननी। कोई बात नहीं, पर मुझे आपकी आवाज़ सुननी है और मैं सुनकर रहूँगी। तभी रूह ऋषि को फ़ोन करती है, तो ऋषि 2 रिंग के बाद रूह का फ़ोन उठाता है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ रूह से कहता है, हेलो प्रिंसेस। ऋषि को यहाँ तक कि मल्होत्रा फैमिली को छोड़कर किसी को भी अरु और रूह के बीच में चल रहे झगड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी इधर से रूह अपने आप को नॉर्मल रखते हुए ऋषि से कहती है, भैया अरु है क्या, और क्या आप उन्हें फ़ोन दे सकते हो? तभी ऋषि अपनी तेई स्माइल के साथ रूह से कहता है, अरे बाप रे, आप इतना मिस कर रहे हो अरु को?
रोज तो मिलते हो ना फिर भी। तभी रो अपने आंखों को बंद करते हुए ऋषि से कहती है, प्लीज भैया। तभी ऋषि अपना सिर हिलाकर हाँ कहते हुए अरु के कैबिन में जाता है और देखता है कि अरु किसी गहरी सोच में बैठा हुआ था। तभी ऋषि अरु के पास आते हुए उससे कहता है, अबे क्या सोच रहा है? तू जो भी सोच रहा है वो बाद में सोचना, पहले तेरी रूह से बात कर, वो तुझसे बात करना चाहती हैं। रूह का नाम सुनते ही अरु ऋषि का फोन लेता है और उसे कट कर देता है। अरु के इस कदम की वजह से ऋषि भी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि अरु कभी भी ऐसा नहीं करता था। रूह अरु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी, पर आज अरु को ऐसे देखकर ऋषि भी थोड़ा परेशान हो गया था। तभी ऋषि अरु के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, क्या हुआ है अरु? तू कुछ परेशान लग रहा है और तूने परी का फोन क्यों कट किया यार? तू तो कभी ऐसे नहीं करता, फिर आज क्यों? सब ठीक तो है ना? तभी अरु ऋषि की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ऋषि प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे यार, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे सब बताऊंगा, पर अभी नहीं, प्लीज लिव मी अलोन। ऋषि अपना सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। अरु के कैबिन से बाहर आते ही ऋषि रूह को फिर से फोन करने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ डॉक्टर बुला लेते हैं, तो वो उसमें ही बिजी हो जाता है और रूह के बारे में भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूह तो अभी पूरी तरह से अपनी उम्मीद खो देती हैं। रूह अभी पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी, उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उस बेचारी को तो अभी ये सब कुछ एक सपने जैसे लगने लगता है, क्योंकि 4 दिन पहले उसके पास उसका सब कुछ था, उसका अरु था और उसकी दिदु भी थी। पर अभी वो दोनों ही उससे इतने दूर जा चुके हैं कि उसे ये उम्मीद भी नहीं है कि कभी वो उनके करीब जा भी पाएगी या नहीं। ये सोच सोचकर ही रूह की हालत खराब हो रही थी, उसके दिल सीने में एक तेज दर्द हो रहा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी वो अपना फ़ोन उठाती है और उससे साक्षी को कॉल करती हैं। साक्षी झट से रूह का फ़ोन उठाती है और उससे कहती है, आज बड़ी याद आई है मेरी बच्ची को उसके मम्मा की। तभी रूह एक छोटी सी स्माइल के साथ साक्षी से कहती है, हाँ मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सोचा कि आपसे बात कर लूँ। कैसे हो आप, और भैयू भाभी और पापा कैसे हैं? तभी साक्षी अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ रूह से कहती है, मैं भी ठीक हूँ और वो तीनों भी बिल्कुल ठीक है प्रिंसेस। आप कैसे हो और अरु कैसा है? साक्षी का सवाल सुनकर रूह अपनी दर्द भरी मुस्कान के साथ अपने मन में कहती है, आपकी प्रिंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है मम्मा, और ना ही ठीक होगी। मैं आपको ये बता भी नहीं सकती, मुझे अभी मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं देनी है। पहले ही मेरे लिए सब इतनी तकलीफ सह चुके हैं, पर अब नहीं। रूह अपने में ही गुम होती है कि तभी उसे आगे से साक्षी की आवाज़ आती है, परी, आप मेरी बात सुन रहे हो बेबी? तभी रूह अपने होश में आते हुए उससे कहती है, हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रही अरु की बात तो आप उनसे ही पूछ लेना और इसी बहाने आपकी उनसे बात भी हो जाएगी। तभी साक्षी भी रूह की बात से सहमत होते हुए उससे कहती है, हाँ ये भी ठीक है प्रिंसेस। अच्छा अभी आप क्या कर रहे थे? तभी रूह अरु के फोटो की तरफ देखती है और साक्षी से कहती है, कुछ नहीं मम्मा, वो मुझे आपसे बात करने का दिल किया तो आपको फ़ोन कर लिया। वैसे मम्मा आप जानते हो कि आपकी परी आपसे और उन तीनों से बहुत प्यार करती है और हमेशा करेगी। थैंक यू मम्मा मुझे इतना प्यार करने के लिए, और अगर गलती से भी कभी मैंने आपको या फिर उन तीनों को अपनी किसी भी बात या हरकत की वजह से हर्ट किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तभी साक्षी थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में रूह से कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो बच्चे? आपने कभी भी हमें हर्ट नहीं किया और आप कभी किसी को हर्ट भी नहीं कर सकते बेटा। मुझे पता है कैसे बच्चों जैसा दिल है आपका, भले ही आप गुस्सा जल्दी हो जाते हो पर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। आप ये सब क्यों कह रहे हो, सब ठीक तो है ना परी? तभी रूह झट से अपनी झूठी स्माइल के साथ साक्षी से कहती है, हाँ मम्मा सब कुछ ठीक है, आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हो। वो तो मुझे बस कंफर्म करना था तो इसीलिए मैंने पूछा। अभी चलो मैं रखती हूँ, और भूलना नहीं मम्मा मैं आपसे और उन तीनों से बहुत प्यार करती हूँ। बाय, लव यू मम्मा। तभी साक्षी भी एक स्माइल के साथ रूह से कहती है, लव यू टू मेरी जान एंड बाय। रूह फ़ोन कट करती हैं और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी रूह ब्लैंक फेस के साथ कहती है, आई एम सॉरी मम्मा, पर अभी आपकी प्रिंसेस वो करने जा रही हैं जिससे आपको और साथ में सबको तकलीफ होगी, पर बस कुछ ही वक्त के लिए, उसके बाद नहीं। तभी रूह दर्द में कराहते हुए अपने सीने पर हाथ रखती है और उसे रब करते हुए कहती है, मुझे सबसे पहले इस दर्द से छुटकारा चाहिए और हमेशा के लिए, मुझसे अभी और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बॉडी में अभी इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं कोई दर्द सह पाऊँ, नहीं होगा ये मुझसे। मुझे पेन किलर चाहिए, एक ऐसी पेन किलर जिससे मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाए, और मुझे पता है कि ऐसी पेन किलर मुझे अरु के पास उसके स्टडी में ही मिल सकती हैं। तो चलो रोज जाकर पहले वो पेन किलर ढूंढो, वरना ये दर्द ऐसे ही तुम्हारी जान ले लेगा। इतना कहकर रूह चुपचाप अपने रूम से बाहर झांकती है और देखती है कि वहां कोई नहीं था, तो रूह अपने दबे पांव चुपचाप से अरु के स्टडी में जाती हैं और फिर दरवाजा बंद करके उस पेन किलर रूह की भाषा में को ढूंढने लगती हैं। रूह अरु की स्टडी छान मारती है पर उसे वो कहीं नहीं दिखती, जिसकी वजह से अभी रूह को गुस्सा आने लगता है।
रो कुछ देर वही बैठकर सोच रही होती हैं कि तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। वो असल में ग्लास का होता है और उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि डू नॉट टच, मतलब अरु के अलावा उस बॉक्स को कोई भी टच नहीं कर सकता था। पर रो बिना देरी के उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि उसमें 2-3 छोटी छोटी मेडिसिन की बॉटल, कांच की बॉटल रखी हुई थी। तभी रो उन तीनों बॉटल को उस बॉक्स में से निकालती है और देखती है कि उन तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल है। जब रो को वो बॉटल मिल जाती हैं, तभी रो बाकी दोनों बॉटल को उस बॉक्स में रख देती हैं। तभी रो वहाँ पड़ा पानी से भरा हुआ ग्लास उठाती है और उस ग्लास का आधा पानी वहाँ मौजूद फ्लोवर वास में डाल देती हैं और फिर आधे बचे हुए पानी में उस बॉटल की पूरी दवा जो लिक्विड थी मिला देती हैं। उस पानी को देखकर रूह अपनी एक स्माइल के साथ कहती है, मैं हमेशा से ही मेडिसिन के नाम से दूर भागती थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी लाइफ में एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं खुद अपने हाथ से और अपनी मर्जी से ये मेडिसिन लूंगी। सच कहते हैं लोग कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता, पर मुझे पता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। इतना कहकर रूह उस पानी में मिली हुई दवा को पूरा पी लेती हैं। तभी रूह उस ग्लास को अच्छे से धोकर रखती है और साथ में कहती है, अभी ये मेडिसिन मेरे पेट में गई तो कुछ ही देर में मेरा सारा दर्द अपने आप ही गायब हो जाएगा। अभी मैं रूम में जाकर थोड़ी देर सो जाती हूँ। रूह अरु के स्टडी से बाहर आती हैं और दरवाज़ा लगाकर आगे की तरफ देखती है, पर तभी उसकी आंखें शौक की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसके आगे पंखू खड़ी थी। रूह को ऐसे छुपते छुपाते अरु के स्टडी से बाहर आता हुआ देखकर पंखू को रूह पर फिर गुस्सा आता है। तभी पंखू अपने हाथों को फोल्ड करती है और रूह को घूरते हुए अपनी रुड आवाज़ में उससे पूछती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ अरु की स्टडी में क्या कर रहे थे? अरु ने आपको स्ट्रिक्टली मना किया था ना कि उसकी स्टडी में नहीं जाना, तो फिर आप क्यों गए? पहले रूह कुछ बोलती तो भी थी, पर इस वक्त वो चुपचाप पंखू की बातें सुन रही थी। तभी पंखू अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रूह से कहती है, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ रूही, और आप ऐसे बुत बने खड़े हो। ऐसे कैसे बन गए आप? सच कहूँ तो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे चेंज हो जाओगे। अभी मैं पछता रही हूँ आपको इस घर में लाकर। शायद मैंने आपको यहाँ लाया ही नहीं होता, शायद आप मुझसे और अरु से कभी मिले ही नहीं होते। आज आपकी वजह से माँ ही मुझसे बात नहीं कर रहे, क्यों? मैंने तो बस उनसे सच कहा था और उन्हें ये बात गलत लगी। मेरी सबसे बड़ी गलती हो आप रूही। पंखू की बात सुनकर रूह अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, प्लीज़ ऐसा मत कहो दिदू। तभी पंखू रूह के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है, मर गई आपकी दिदू, सुना आपने, मर गई वो। पंखू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आरती और दादी वहां आते हैं। तभी दादी रूह और पंखू की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, क्या हुआ है यहाँ, और पंखू तुम बच्ची पर ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? इससे पहले कि पंखू दादी और आरती को कुछ भी बताती, रूह झट से पंखू को हक करती है और फिर उससे कहती है, भले ही आप मुझसे गुस्सा हो या नफरत करो, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ दिदू। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इतना कहकर रूह अपने रूम की तरफ भागती है और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती हैं। इधर पंखू कुछ सेकंड्स के लिए वही जम गई थी और रूह की बात सुनकर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, पर अपने गुस्से की वजह से उसने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। चैप्टर 143 अनटाइटल्ड चैप्टर। रूह अपने रूम में जाती हैं और फिर उसके कानों में वही बातें गूंज रही होती हैं जो पंखू ने उससे थोड़ी देर पहले कही थी। रूह बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और साथ में अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती है, आई एम सॉरी दिदू। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? शायद मेरी ही गलती थी, मुझे आपके आगे आना ही नहीं चाहिए था। ना मैं आपके आगे आती और ना आपको मेरा पता चलता। पर इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। बाबा जी, क्यों आप हमेशा मेरी ही इतनी परीक्षा लेते हो? मैं अब सच में थक चुकी हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे अभी इन सब चीज़ों से, इस दर्द और तकलीफ से छुटकारा चाहिए। मेरा दम घुट रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ, और वैसे भी जिनकी वजह से मैं यहाँ आई थी आज उन्हें ही मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों रहूँ यहाँ? हाँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, पर जाने से पहले मुझे अपनी दिल की सारी बातें, सारी तकलीफ अरु को बतानी है। तभी रूह उसकी बैग से एक बुक निकालती है और उसमें अरु के साथ साथ पंखू के लिए भी एक लेटर लिखती है। रूह उन दोनों लेटर्स को वही अपने बेड पर कुछ इस तरह से रखती हैं कि उनका ध्यान लेटर्स पर जल्दी पड़े और हवा की वजह से वो लेटर्स वहां से उड़े भी नहीं। रूह अपना फ़ोन भी वही बेड पर छोड़ देती हैं और फिर अपना मंगलसूत्र भी निकालकर उस लेटर पर रख देती हैं। रूह एक बार अपनी नज़र उस कमरे में चारों तरफ घुमाती है और उसे वो सभी पल याद आते हैं जो उसने अरु के साथ इस रूम में गुजारे थे। रूह एक लंबी सांस लेती है और फिर धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर झांकती है। अभी वहां उसे कोई नहीं दिखता, तो रूह अपनी चप्पल भी उतार देती है ताकि उसे हल्की सी भी आवाज़ ना हो। रूह बहुत धीरे से नीचे जाती हैं और देखती है कि दादी रिया के साथ हॉल में थी। उन दोनों को देखकर रूह थोड़ा डर जाती हैं, पर रूह को उनके आगे से नहीं जाना था, तो वो अपने डर पर थोड़ा काबू रखती हैं। तभी रूह वहां से धीरे से निकल जाती हैं और उन दोनों का ध्यान भी रूह पर नहीं पड़ता। रूह चुपचाप से दूसरे दरवाजे से बाहर आती हैं और ये दरवाज़ा मल्होत्रा हाउस के बैक साइड का था।
हाउस के बैक साइड में कोई गार्ड्स नहीं थे और ना ही कोई फैमिली मेंबर था, वहाँ तो काफ़ी सुनसान था। रूह उसी रास्ते से बाहर चली जाती हैं और घर में किसी को भी इस बात की कानों कान खबर तक नहीं लगती, क्योंकि उन्हें तो ऐसे ही लग रहा था कि रूह उसके रूम में है, पर सच तो यही था कि रूह उस घर से जा चुकी थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ऋषि अरु के कैबिन में आता है, पर तभी उसे अरु वहां नहीं दिखता तो ऋषि अरु के कैबिन में मौजूद उसके रूम में जाता है और देखता है कि वहां अरु बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। तभी ऋषि अरु के पास आता है और तभी ऋषि की नज़र अरु के बंद आंखों पर पड़ती है, जिससे अभी आंसू बह रहे थे। ऋषि अरु के आंसू देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी ऋषि अरु को उठाने के लिए हल्के से उसका हाथ हिलाता है, पर जैसे ही ऋषि अरु को टच करता है वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी ऋषि अरु को उठाते हुए अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे कहता है, अरु उठ, देख फीवर है तुझे। अरु। ऋषि की आवाज़ सुनकर अरु अपनी आंखें खोलता है और ऋषि की तरफ देखता है। अरु की इतनी लाल आंखों को देखकर ऋषि डर जाता है और अरु के पास बैठता है। अरु भी बेड पर उठकर बैठता है और अपने आंसू पोंछता है। तभी अरु अपना ब्लैंक फेस रखते हुए ऋषि से कहता है, हाँ बोल ऋषि, क्या हुआ, तुझे कुछ काम है? अरु की बात सुनकर ऋषि अरु पर भड़कते हुए उससे कहता है, तू पागल है क्या अरु? मतलब तू यहाँ ऐसे फीवर में तप रहा है और अभी तक घर नहीं गया, और तू रो क्यों रहा था? कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है ना जिसका पता मुझे नहीं है? तभी प्रिंसेस ने तुझसे बात करने के लिए मुझे कॉल किया था, पर तूने उससे बात भी नहीं की, सीधे फ़ोन कट कर दिया, क्यों? अरु तेरे और प्रिंसेस के बीच में कुछ हुआ है? देख मुझे सच सच बता, वरना मैं अपने तरीके से पता करूंगा, अभी बोल। रो का नाम सुनते ही अरु ऋषि को हक करता है और रोने लगता है। तभी अरु रोते हुए ऋषि से कहता है, मैं उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता ऋषि, पर हर बार वो मेरी बातों को हल्के में ले लेती है। उस पर उसे लगता है कि मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, उसे फ्रीडम नहीं देता। उसे ये बात समझ में क्यों नहीं आती यार कि वो सबकी तरह नहीं है और इसीलिए उसे बहुत अलर्ट रहना है, और मैं भी तो ये नहीं चाहता कि उसे कोई भी तकलीफ हो, और इसी वजह से मैं हमेशा उसे रोकता हूँ, पर जब ज़रूरत होती है तभी ना। तभी ऋषि अरु की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तो तूने इस बार क्या किया प्रिंसेस के साथ? तभी अरु बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ ऋषि के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, मैंने इस बार उसे पनिशमेंट दी है। मैं उसे 4 दिनों से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, उससे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि उसके आगे भी नहीं जा रहा हूँ। अरु की बात सुनकर ऋषि शॉक होता है। तभी ऋषि अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए उससे कहता है, पागल वागल हो गया है क्या तू अरु? मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट, वो भी परी को? तूने क्या अपना दिमाग कहीं गिरवी रख दिया है जो ये कर रहा है? तू अपने गुस्से की वजह से अपना कंट्रोल खो देता है यार, और फिर तेरा दिमाग काम करना बंद करता है। अरु मेरे भाई, तुझे भी पता है ना कि जैसे रूह में तेरी जान बसती है वैसे ही तुझ में उसकी जान बसती है, नहीं रह सकती वो बच्ची तेरे बिना। तू उसे एक बार प्यार से समझाता यार, और मुझे पूरा यकीन है वो समझ जाती। बहुत इनोसेंट है वो, उसके दिल में जो कुछ भी आता है वो बोल देती हैं और फिर उसके लिए माफ़ी भी मांगती है। मुझे पक्का यकीन है कि उसने अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगी होगी, है ना? इस पर अरु बस अपना सिर हिलाता है। तभी ऋषि चिंता की वजह से अपने दोनों हाथों से अपने फेस को रब करता है। ऋषि अरु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, जब उसने तभी तुझसे माफ़ी मांग ली थी तो तेरा उसे सज़ा देने का कोई हक नहीं बनता था, पर नहीं तुझे तो अपने मन की करनी थी ना। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तू पिछले 4 दिनों से उस बच्ची को इग्नोर कर रहा है। तूने एक बार भी सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी और तेरी इग्नोरेंस का उस पर क्या इफेक्ट हो रहा होगा? नहीं, तूने कुछ भी नहीं सोचा, बस तेरे दिल में जो आया वो तूने किया। हद होती है अरु, पर मैं तुझे ये बात क्यों बोल रहा हूँ, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तभी अरु अपना सिर ना में हिलाते हुए ऋषि से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत बोल ऋषि। भले ही मैं उससे नाराज़ हूँ, पर मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। उसके साथ ये सब करते हुए मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। मैंने भी अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, उससे बात तक नहीं की। मुझे भी तो बुरा लग रहा है ना। मैं तो बस उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बार उसकी मनमानी नहीं चल सकती। अगर वो कोई गलती करती है तो उसे उसकी सज़ा भी मिलेगी। मैं उसे जानबूझकर अपनी खुशी के लिए ऐसी सज़ा नहीं दे रहा हूँ ऋषि, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो आगे से कभी भी ऐसी गलती ना करे जो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। कम से कम उसे ये याद तो रहेगा और वो आगे से कोई भी ऐसी वैसी गलती नहीं करेगी। अरु की बात सुनकर ऋषि अरु को समझाते हुए उससे कहता है, मैं जानता हूँ यार कि तू जो कुछ भी सोचता है करता है वो सिर्फ परी की भलाई के लिए ही होता है, पर इस बार तूने कुछ ज़्यादा ही बड़ी सज़ा दे दी उस मासूम को। प्लीज़ जितना हुआ उतना बहुत है, अब बस कर और बंद कर अपना ये साइलेंट ट्रीटमेंट, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। पता नहीं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और तेरी ये साइलेंट ट्रीटमेंट वाली बात सुनकर मुझे रूह की चिंता हो रही है। पता नहीं वो बच्ची तेरी ये इग्नोरेंस कैसे झेल रही होगी, क्या हालत हो रही होगी उसकी। अरु मुझसे प्रॉमिस कर कि तू आज ये ख़त्म करेगा और परी से माफ़ी भी मांगेगा। उसके लिए बहुत हो गई ये सज़ा अभी और नहीं। देख तुझे भी फीवर है तो चल घर चलते हैं,
मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ, मुझे भी प्रिंसेस से मिलना है। तभी अरु भी अपने आंसुओं से भरे हुए चेहरे को अपने हाथों से साफ करता है और फिर ऋषि की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ तू ठीक कह रहा हूँ ऋषि। अब मुझे भी लग रहा है कि मैं प्रिंसेस पर कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो रहा हूँ। आई नीड टू स्टॉप ऑल दिस यार। चल चलते हैं। ऋषि अपना सिर हिलाते हुए अरु से कहता है, हाँ हम घर तो जाएंगे पर उससे पहले 2 मिनट रुक। अरु कंफ्यूज होता है और ऋषि रूम में ही पड़े हुए फर्स्ट एड बॉक्स से मेडिसिन लेता है और फिर अरु की तरफ आते हुए उस मेडिसिन को अरु को देता है। ऋषि अरु के माथे को टच करता है और फिर उससे कहता है, पहले मेडिसिन ले ले, देख अच्छा खासा हाई फीवर है तुझे और ऐसी हालत में तू रूह के पास गया तो सबसे पहले बच्ची तेरे लिए परेशान हो जाएगी और फिर तेरा फीवर उसे कैच कर लेगा वो अलग। ऋषि की बात को समझते हुए अरु वो मेडिसिन खा लेता है और फिर अरु ऋषि के साथ वहां से घर जाने के लिए निकल जाता है, पर उन दोनों को कहाँ पता था कि जिसके लिए वो दोनों घर जा रहे हैं अभी वही उस घर से जा चुकी है और किसी को भी ये पता नहीं है कि रूह आखिर कहीं चली गई है। वहीं दूसरी तरफ रूह बिना किसी होश के बस सड़क पर किसी बेजान लाश की तरह चले जा रही थी। उसे तो ये भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, उसके आगे पीछे क्या है कुछ भी खबर नहीं थी उसे। उसके पैरों में तो चप्पल भी नहीं थी और इसी वजह से उसके नाजुक से पैरों में ना जाने कितने ही कंकड़ और नुकीले चीजें चुभ रही थी, पर रूह के मुंह से एक उफ तक नहीं निकल रही थी। रूह बिना रुके बस चले जा रही थी और पेट में कुछ भी ना होने की वजह से अभी उसे चक्कर भी आ रहे थे, पर उसे अपनी परवाह भी नहीं थी कि उनकी जो उसकी सच में परवाह करता था आज उसने ही रूह से अपना मुंह मोड़ लिया था। तभी अचानक से रूह के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आता है और रूह का उस पर ध्यान नहीं होता, जिसकी वजह से रूह का पैर उस पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे जमीन पर गिरती है। नीचे गिरते ही रूह के घुटने और सिर में चोट लगती है, पर रूह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि रूह वहां से उठती रूह को बहुत अजीब सा लगने लगता है और अगले ही पल रूह उसके लेफ्ट साइड पर टर्न होकर वहां उल्टियां करने लगती हैं। तभी रूह के मुंह में बहुत अलग सा टेस्ट होता है और जब वो आगे देखती है तभी उसे नॉर्मल पानी नहीं पर उसके बदले खून दिखाई देता है। तभी रूह अपने कांपते हुए हाथ से अपने होठों को टच करती है और देखती है कि उसके हाथ में भी खून लगा हुआ था। हाँ रूह अभी नॉर्मल नहीं पर खून की उल्टियां कर रही थी। तभी रूह थोड़ी देर और उल्टियां करती हैं और जब उसका हो जाता है तभी वो अपने आसपास देखती है ताकि उसे थोड़ा सा पानी मिल जाए। रूह वहां से उठती है और जब थोड़ा आगे बढ़ती है तभी उसे पानी का नल दिखता है, तो रूह वहां जाकर अपना मुंह धोती है और थोड़ा सा पानी भी पी लेती है। फिर रूह आगे बढ़ते हुए खुद से ही कहती है, लगता है शायद उस पेन किलर का असर हो रहा है, मतलब अभी बहुत जल्द मुझे इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। रूह आगे जा तो रही थी पर धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। अभी रूह के पैर भी लड़खड़ाने लगे थे और उसकी सांस भी फूलने लगी थी। रूह के आंखों के आगे अभी अंधेरा छाने लगा था और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। रूह अभी सच में बहुत दर्द में थी, पर उसने ये दर्द अपने लिए खुद ही चुना था और उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं था। मल्होत्रा हाउस में अरु और ऋषि जब तक घर आते हैं तब तक सब घर पर मौजूद होते हैं। इस वक्त रिया, आरती और रूह को छोड़कर बाकी सब हॉल में मौजूद थे। रिया और आरती तो किचन में थी और रूह वो तो वहां से जा चुकी थी। उन लोगों को वहां देखकर ऋषि उनसे कहता है, अरे वाह, सब लोग यहाँ पर है पर हमारी प्रिंसेस कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तभी पंखु अपना मुंह बनाते हुए ऋषि से कहती है, वो कहाँ जा सकती है, होगी अपने रूम में जाओ और जाकर मिल लो। पंखु की ऐसी आवाज़ सुनकर और उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर अरु और ऋषि को अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। अरु को अब तक ये बात पता नहीं थी कि उसके साथ साथ पंखु भी रूह को इग्नोर कर रही है, उसे किसी अजनबी जैसा ट्रीट कर रही हैं। पंखु की ऐसी बात सुनकर माही पंखु पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, फॉर द गॉड सेक बस करो यार, बहुत हो गया तुम्हारा, और कितना कड़वा बोलोगी उसके लिए। तभी अरु उन दोनों को रोकते हुए उनसे कहता है, क्या हुआ भाई, आप भाभी पर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो और क्या किया है भाभी ने। अरु के सवाल सुनकर माही का दिमाग सच में खराब हो जाता है। तभी माही अरु को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, तू तो चुप ही रह अरु, और ये सब जो हो रहा है वो सब तेरी वजह से हो रहा है। तू पता नहीं उस बच्ची को किस बात की सजा दे रहा है, पर तेरे साथ साथ तेरी ये प्यारी भाभी भी इस नेक काम में तेरा साथ दे रही है। तुझे तो शायद कुछ पता नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तेरे बाद पंखु ने भी उस बच्ची को ही ब्लेम किया, उसे ही दोषी ठहराया और फिर उससे बात करना बंद कर दिया। हाँ, पर उसे सुनाना, उसे ताने मारना बंद नहीं किया। अरु तू मुझे एक बात बता कि ऐसी कौन सी गलती, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था परी ने जो तू उसे ऐसे सजा दे रहा है। तुझे पता है उसने रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया, हमारे साथ यहाँ बैठना बंद कर दिया। वो बस अपने रूम में ही पड़ी रहती है, क्यों? ये सोचकर कि कहीं उसकी वजह से उसकी दिदु गुस्सा ना हो जाए। माही की बात सुनकर अरु और ऋषि दोनों ही पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी अरु पंखु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आए कनो भाभी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी खुशी के लिए किसी से भी लड़ सकते हो, पर वो तो आपकी प्रिंसेस है, तो आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अरे यार, मैं तो हूँ ही पागल, पर आप तो मेरे जैसे नहीं थे, तो अभी आपको क्या हुआ है भाभी? परी जितना प्यार मुझसे करती है उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो आपसे करती हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में आप मुझसे भी पहले आते हो।
मैं तो अब तक यही सोच रहा था कि मेरे बाद आप उसे संभाल रहे होगे, पर यहाँ तो आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मेरी रोना दिल से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है भाभी, इसीलिए मैं उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। हाँ, गुस्से में आकर मैंने उससे कहा कि वो मुझे परेशान ना करे, मेरे पास ना आए, पर यह सिर्फ मेरा गुस्सा था और सबको पता है कि गुस्से में मैं अपना दिमाग चलाना बंद कर देता हूँ और वो कर बैठता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। पर आप तो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हो, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाभी? अभी मुझे सच में परी के लिए डर लग रहा है। आपने अपने गुस्से में आकर उससे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना जिसका असर उस पर हो? बोलिए। तभी माही पंखू को घूरते हुए उससे कहता है, पंखू अपना मुंह खोलो और बोलो। प्रिंसेस को सुनाने के लिए तो तुम सबसे पहले अपना मुंह खोलती थी ना, तो अभी क्यों चुप हो? बोलो। तभी पंखू के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे महसूस होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, पर तभी उसे स्टडी रूम वाली बात याद आती है और वो रोने लगती हैं। उसे रोता हुआ देखकर सब परेशान हो जाते हैं और माही सिर्फ पंखू को घूरता है। तभी अरू पंखू का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, भाभी आप बोलिए कि आपने रूह को कुछ भी नहीं बोला है ना? तभी पंखू एक बार अरू की तरफ देखती है और फिर अपना सिर ना में हिलाती है। पंखू के रिएक्शन देखकर अभी अरू का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी वीर पंखू के पास आते हुए अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछता है, पंखू सीधे सीधे बताओ कि तुमने परी को क्या बोला था और कब? वीर का सवाल सुनकर पंखू उससे कहती है, वो तभी मैंने देखा कि रूह छुपकर अरू की स्टडी से बाहर निकल रही थी और अरू ने रूह को स्ट्रिक्टली मना किया था स्टडी में जाने के लिए, पर फिर भी वो गई। मुझे उसे वहां से निकलता हुआ देखकर उस पर गुस्सा आ गया और फिर अपने गुस्से में आकर मैंने उससे कहा कि पंखू उन सबको बता देती है जो उसने रूह से कहा था। पंखू की बात सुनकर वहां मौजूद सबके मुंह खुले के खुले थे, तो वही अरू एक कदम पीछे जाता है और लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पर बैठ जाता है। इस वक्त वो पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी माही थोड़ा जोर से पंखू के कंधों को पकड़ता है और अपनी डरावनी आवाज में उससे कहता है, तुम अपने होश में तो हो पंखू, और तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बकवास किए जा रही हो? अरे तुम उस बच्ची को ऐसा कैसे कह सकती हो, और वो तुम्हारे पास नहीं आई थी? उस बच्ची को तो ये पता भी नहीं था कि तुम उसकी बहन हो। तुमने उसे सबसे मिलाया, तुमने उसके दिल में उम्मीद जगाई, और आज एक छोटी सी बात की वजह से तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा उसे यहाँ लाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। सच में तुम्हें थोड़ा सा अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी इन सब बातों का उस बच्ची पर कितना बुरा असर हो रहा होगा? तभी ऋषि माही को रोकते हुए उससे कहता है, भाई ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले हम प्रिंसेस को जाकर देखते हैं ना। पर उससे भी पहले मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि परी अरू के स्टडी में क्यों गई थी। कुछ तो गड़बड़ है भाई, वी नीड टू चेक। चैप्टर 144 अनटाइटल्ड चैप्टर। ऋषि की बात सुनने के बाद अरू को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसे कुछ अलग ही फीलिंग आती है, तो वो बिना देरी किए सबसे पहले अपने स्टडी की तरफ भागता है और उसके पीछे ऋषि भी आता है। अरू उसकी स्टडी में आता है और देखता है कि सब कुछ ठीक था। ऋषि अरू की तरफ देखकर उससे कहता है, यहाँ तो सब ठीक है, और रूह तेरी स्टडी में क्यों आई होगी? चल हम उससे ही पूछ लेते हैं। अरू भी ऋषि की बात से सहमत होते हुए ऋषि के साथ वहां से बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र उस कांच के बॉक्स पर पड़ती है जिसमें वो मेडिसिन रखे हुए थे और उसमें से एक रूह ने भी ली थी। अरू उस बॉक्स की तरफ आता है और जब उस बॉक्स को खोलता है तभी उसके चेहरे के सभी कलर उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें अभी 3 नहीं सिर्फ 2 ही बॉटल पड़ी थी। तभी अरू घबराते हुए ऋषि से कहता है, ऋषि देख, इसमें सिर्फ 2 ही बॉटल है और मुझे याद है मैंने इसमें 3 रखे थे। जो बॉटल यहाँ नहीं है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, कहीं वो रूह ने तो? तभी ऋषि अरू की बात को काटते हुए उससे कहता है, नहीं नहीं अरू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो एक बॉटल यही कही होगी। वैसे भी हमारी प्रिंसेस इतनी पढ़ी लिखी है कि उसे इन बॉटलों पर लिखा हुआ नाम पढ़ना आता है। ये कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, पॉइजन है ये, और बहुत खतरनाक है। प्रिंसेस ऐसी गलती नहीं करेगी, वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। यार तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। हाँ, तो रूह ने जो पेन किलर खाई थी असल में वो कोई पेन किलर नहीं पर जहर था, और रूह को भी पता था कि वो क्या करने जा रही थी, पर उसके पास तो जैसे जीने की कोई वजह ही नहीं थी ना, तो उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा और जानलेवा कदम उठाया था। तभी अरू के दिमाग में कुछ आता है और वो स्टडी में पड़ी हुई डस्टबिन चेक करता है। अभी डस्टबिन में वो खाली बॉटल पड़ी हुई होती हैं और ये देखते ही अरू का सिर चकरा जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी सही वक्त पर वीर और रोहन आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी ऋषि भी उस बॉटल को देखता है और उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती हैं। अरू और ऋषि को ऐसे देखकर दादू उनसे पूछते हैं, अरू ऋषि क्या हुआ है पुत्र? तुम दोनों ऐसे क्यों? तुम दोनों में से कोई हमें बताएगा कि क्या हुआ है? तभी ऋषि ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ दादू से कहता है, प्रिंसेस ने जहर खाया है दादू, और वो पॉइजन बहुत हार्मफुल हैं। ऋषि की बात सुनकर सब सुन्न हो जाते हैं और पंखू की तो जैसे सांसें ही रुक जाती हैं, पर उन्हें क्या पता था कि ये बस शुरुआत है, उन्हें तो और बहुत कुछ फेस करना है। तभी अरू वहां से अपने रूम की तरफ भागता है और सब भी उसके पीछे आते हैं। जब अरू रूम में आता है तभी उसे रूम में रूह नहीं दिखती, पूरा रूम खाली होता है। तभी अरू रूह को आवाज़ लगाता है, परी कहाँ हो आप बच्चे?
देखो ये मजाक का वक्त नहीं है प्रिंसेस। पर रूह उसके आगे नहीं आती क्योंकि वो वहाँ थी ही नहीं। तभी अरु वॉशरूम भी चेक करता है पर उसे रूह नहीं मिलती। इधर रिया की नज़र बेड पर पड़े उन लेटर्स पर पड़ती है जो रोने जाने से पहले अरु और पंखू के लिए लिखे हुए थे। साथ में उसे वहां रूह का मंगलसूत्र भी दिखता है। तभी रिया अरु को आवाज़ लगाती है, अरु यहाँ आओ और देखो ये क्या है। रिया की बात सुनते ही अरु वहां आता है और उन चीज़ों को देखता है। अरु उस मंगलसूत्र को उठाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसकी नज़र उन लेटर्स पर पड़ती है। अरु उसके नाम का लेटर उठाता है और पंखू के नाम का लेटर पंखू को देता है। तभी अरु उसका लेटर पढ़ता है जिसमें रूह ने लिखा हुआ था, सबसे पहले मैं आपसे अपनी उन सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही हूँ अरु, जो मैंने की थी। मुझे सच में पता नहीं था कि मेरी इस बात से आप इतने ज़्यादा हट हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी आपसे वैसे नहीं कहती। आपको भी तो पता है ना अरु कि आपकी प्रिंसेस कितनी पागल है और उसके मुंह में जो कुछ भी आता है वो बोल देती हैं। आप हमेशा ही मुझे समझते हो, संभालते हो, तो इस बार क्यों नहीं किया अरु? क्या इस वक्त मैंने सच में आपको इतना हर्ट किया? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको तकलीफ़ पहुंचाने का नहीं था। मुझे तो पूरी दुनिया में आप और दिदू सबसे ज़्यादा प्यारे हो और देखो मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से आप दोनों ही मुझसे नाराज़ हो। मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ अरु, और अगर आप ही मुझसे ऐसे नाराज़ रहोगे तो मैं भला किसके भरोसे जीऊँगी। मैंने इन 4 दिनों में अपनी पूरी कोशिश की आपको मनाने की, पर शायद आपको मानना ही नहीं है, तो मैं और कोशिश नहीं करूँगी क्योंकि इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगर आपको मुझे सज़ा ही देनी थी तो मुझे मारते, मुझे भूखा रखते, मैं कुछ नहीं बोलती, पर आपकी ये इग्नोरेंस मेरी जान ले रही है अरु। मैंने बहुत ट्राई किया अरु, बहुत कोशिश की आप दोनों को मनाने की, पर आप नहीं माने। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेरी लाइफ आप दोनों से ही तो है ना। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और अभी मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस तकलीफ़ को कुछ और देर तक बर्दाश्त करूँ। आपने ही तो कहा था कि मैं आपके पास ना आऊँ, भले ही कुछ भी हो जाए फिर भी, नहीं तो चिंता मत करिए, मैं अब कभी भी आपके पास नहीं आऊँगी, किसी के पास नहीं आऊँगी। मैं सबसे दूर जा रही हूँ अरु, बहुत दूर, अपने रियल मम्मा पापा के पास। शायद वो दोनों मुझे अपने पास रहने दे। मैं अपना मंगलसूत्र छोड़ रही हूँ, आप चाहें तो इसे मेरी याद में अपने पास रख सकते हैं या फिर उसे फेंक सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगी। आपने अब तक मुझे जितना भी प्यार दिया, मेरी जितनी भी केयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आपका यह एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। मुझे आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी थी, पर लगता है मेरी किस्मत में ये नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपना और घर में सबका ध्यान रखना और भूलना नहीं कि आपकी रूह हर वक्त आपके साथ, आपके पास है। आई लव यू सो मच अरु। बाय। रो के लेटर को पढ़कर अरु बेड पर बैठ जाता है। वही पंखू भी उस लेटर को खोलती है और उसे पढ़ने लगती है। दिदू, सबसे पहले तो सॉरी, मुझे नहीं पता कि आपने वो सब सच कहा या झूठ, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो सब कहते हुए आपको तकलीफ़ ज़रूर हो रही थी और ये मैं आपकी आंखों में साफ साफ देख पा रही थी। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और साथ में आप अरु से भी बहुत प्यार करते हो। डॉट डॉट मेरा ट्रस्ट करो कि मैं उस बात की वजह से बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, उल्टा मैं खुश हूँ कि आप अरु से इतना प्यार करते हो, उसका ध्यान रखते हो। मुझे आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दिदू, पर मुझे आपकी एक चीज़ से बहुत तकलीफ हो रही है और वो है आपकी इग्नोरेंस। अरु तो मुझे इग्नोर कर ही रहे हैं, पर साथ में आप भी कर रहे हो, क्यों? मेरी एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो? आपको पता है जब आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी सबसे बड़ी गलती हूँ, तभी मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर हमला किया हो, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अरु के मिलने से भी पहले मेरा आपके साथ रिश्ता जुड़ गया था। मैं आपकी वजह से अरु से मिल पाए और आपकी वजह से ही मुझे इतनी बड़ी और प्यारी सी फैमिली मिली, तो आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हुए ना। देखो आपने मुझे सब कुछ दिया, पर उसके बदले में मैंने आपको क्या दिया? सिर्फ तकलीफ ही। आज मेरी वजह से आपके और जीजू के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं। जीजू आपसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे, वो आज मेरी वजह से आप पर चिल्ला रहे थे। डॉट डॉट इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने तो आपके इतने प्यारे से रिश्ते में भी कड़वाहट मिला दी। मैं सच में बहुत बुरी हूँ दिदू, और ऐसे इतने बुरे लोगों को इतनी प्यारी सी फैमिली में रहने का कोई हक नहीं है। मुझे अरु की चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है उसे आप सब मिलकर संभाल ही लोगे, पर प्लीज़ उसका ध्यान रखना और साथ में अपना और पूरी फैमिली का भी। मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ दिदू, और शायद आप दोनों अरु और पंखूब से तो बहुत ज़्यादा, इतना जिसका मैं खुद भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती। आई लव यू दिदू, बाय। उस लेटर को पढ़कर पंखू किसी बच्चे की तरह रोने लगती हैं और उसे ऐसे रोता हुआ देखकर माही उसे हक कर लेता है। तभी पंखू माही के सीने में अपने फेस को छुपाकर रोते हुए उससे कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे माही, मैंने उसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। मुझे पता था कि उसके लिए मैं क्या हूँ, पर फिर भी मैंने अपने गुस्से में वो सब कुछ अनदेखा किया और आज देखो मेरी प्रिंसेस मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं कहाँ होगी वो। माही मुझे मेरी परी चाहिए, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी भर अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी, खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी।
तभी पंखू अरु के पास आती हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, अरु प्लीज़ कुछ भी करो और मुझे रूह लाकर दो वरना ये गिल्ड मेरी जान ले लेगा, प्लीज़। पंखू को ऐसे रोता हुआ देखकर अरु बेड पर से उठता है और पंखू को हक करते हुए उससे कहता है, भाभी हमारी जान है वो, और ऐसे कैसे वो कहीं चली जाएगी। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं कैसे भी करके मेरी रूह को ढूंढ लूंगा। तभी अरु ऋषि की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ऋषि हमें 2 घंटों के अंदर प्रिंसेस को ढूंढकर उसे उस पॉइजन का एंटीडोट देना होगा। मुझे पक्का यकीन है अब तक उस पॉइजन ने अपना असर करना शुरू कर दिया होगा, वी नीड टू हरी। तभी ऋषि अरु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ तुम सब प्रिंसेस को ढूंढो, मैं तब तक हॉस्पिटल में उसका एंटीडोट लेकर आता हूँ। इतना कहकर ऋषि वहां से चला जाता है। इधर रोहन बाकी फैमिली को भी कॉल करके सबको रूह को ढूंढने के लिए बोलता है और वो लोग खुद भी रूह को ढूंढने निकल जाते हैं। इस वक्त पूरी फैमिली मिलकर रूह को ढूंढ रही थी और अब तक ऋषि भी एंटीडोट लेकर आ गया था और वो सबके साथ मिलकर रूह को ढूंढने में लगा हुआ था। उन लोगों ने रूह को सभी जगह ढूंढ लिया था पर अब तक रूह का कुछ भी पता नहीं चला था। मुंबई बहुत बड़ा शहर था और इतने बड़े शहर में किसी एक इंसान, और वो भी घर से भागे हुए इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल वाली बात थी। अब तक तो उन सब की जान हलक में अटकी हुई थी कि उनकी रूह अरु और पंखू के साथ साथ पूरी फैमिली की जान जो थी। वहीं दूसरी तरफ रूह चलते चलते ना जाने कहाँ आ चुकी थी। उसे तो खुद पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही हैं। ऊपर से उसकी बॉडी में वो जहर अभी पूरी तरह से फैल चुका था, जिसकी वजह से रूह को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। रूह चलते चलते बहुत थक जाती हैं और इसी वजह से वो वहाँ मौजूद एक पत्थर पर बैठती है। अचानक से उसका गला सूखने लगता है और उसे पानी चाहिए होता है पर वहाँ पानी नहीं होता। रूह अभी पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी भी गर्म हो चुकी थी। रूह वहाँ से आगे चली जाती हैं और देखती है कि कहीं उसे पानी मिल जाए। रूह पानी की तलाश में आगे निकल जाती हैं। इधर अरु और बाकी सब रूह को पूरे मुंबई में किसी पागलों की तरह ढूंढ रहे थे पर उन्हें रूह का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 1.5 घंटा बीत चुका था और अभी उनके पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। इस वक्त वो लोग पैदल चलकर रास्ते में दिखने वाले लोगों को रूह की फोटो दिखाकर उनसे रूह के बारे में पूछ रहे थे पर किसी को भी रूह की कोई खबर नहीं थी। तभी उन सबको यंगस्टर्स वहां पर एक मस्जिद दिखाई देती हैं और फिर वो सभी अरु के साथ वहां जाते हैं। इस वक्त वहां सभी यंगस्टर्स मौजूद थे जैसे कि वीर प्रिया, पार्थ, नीति, माही, पंखू, ऋषि, सिया, पूरा डेविल ग्रुप, मीरा और अरु। वो सब बस एक आस लगाए हुए उस मस्जिद में जाते हैं कि अल्लाह उनकी दुआ सुन ले और कहीं से भी उन्हें रूह का पता चल जाए। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी हाय नबी चाहे तू बनाता है। सब बच्चे पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अरु की तरफ देखते हैं जो इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका था। अरु के आंखों से बस आंसू बह रहे थे और साथ में उन सब की आंखें भी नम थी। तभी पार्थ और वीर उनके दोनों साइड से अरु के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और जब अरु उनकी तरफ देखता है तभी वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और अरु के साथ मस्जिद के मेन गेट के अंदर अपना कदम रखते हैं। वो सभी अपने जूते चप्पलों को बाहर निकालते हैं और फिर थोड़ा हाथ पैर धोकर और अपने सिर को ढकने के बाद मस्जिद में आते हैं। तभी वीर, पार्थ और ऋषि तीनों मिलकर दरगाह पर रूह के नाम की चादर चढ़ाते हैं और सब मिलकर उसके लिए दुआ मांगते हैं। तो वही अरु को कुछ होश नहीं होता, उसका दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा होता। वो तो वहां बैठे बस एकटक उस दरगाह की तरफ देख रहा होता है। तभी माही अरु के सिर पर अपना हाथ रखता है जिसकी वजह से अरु ब्लैंक होते हुए अपने भाई की तरफ देखता है। तभी माही अपनी नम आंखों से अरु को इशारा करता है और साथ में उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, इन पर अल्लाह भरोसा रख अरु, हमारी रूह को कुछ नहीं होगा। हम सब की जान बसती है उसमें, अगर उसे कुछ हुआ तो हम सब टूट जाएंगे और भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। बस तू अपना विश्वास बनाए रखना, उसे कम नहीं होने देना, ठीक है ना। माही की बात सुनकर अरु माही को हक करता है और रोने लगता है। माही अरु को समझाता है पर अरु को ऐसे देखकर सब अंदर से टूट रहे होते हैं और पंखू तो बहुत ज्यादा गिल्ट में होती हैं। तभी अरु भी दरगाह पर अपना माथा टेकता है और साथ में मन्नत मांगता है कि अगर देर होने से पहले उसे उसकी रूह मिल गई तो वो रूह के हाथों से यहाँ दरगाह पर चादर चढ़ाएगा। वो लोग थोड़ी देर तक वहीं बैठते हैं और फिर एक बार दरगाह पर माथा टेकने के बाद वहां से बाहर की तरह आते हैं। वैसे ये शाम का वक्त था तो अभी वहां भीड़ बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ रूह पानी के लिए इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे वो मस्जिद दिखती है जिसमें अरु और बाकी सब थे। रूह को पता नहीं था कि वहां सब है, वो तो पानी के लिए वहां चली जाती हैं। भीड़ की वजह से उसे भी कुछ सूझता नहीं है पर उसे पानी का नल दिखता है तो वो पानी पीती है और फिर एक बार अंदर जाकर खुद भी दरगाह पर अपना माथा टेकती है। रूह की हालत अभी बहुत बुरी हो चुकी थी और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर फिर भी वो जैसे तैसे करके बाहर आती हैं। इधर अरु के साथ सभी बाहर बैठे हुए थे क्योंकि अरु का दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। उसे रूह के आसपास होने की भनक लग चुकी थी और शायद इसी वजह से उसके पैर वहां से वापस जाने के लिए रहे थे।
तभी अरु उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है कि मेरी रूह यही कही है, हम प्लीज़ उसे यही ढूंढते हैं ना। तभी ऋषि अरु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, ठीक है अरु, हम थोड़ी देर प्रिंसेस को यहाँ ढूंढते हैं और अगर फिर भी वो हमें यहाँ नहीं मिली तो हम आगे ढूंढेंगे। तभी अरु ब्लैंक होते हुए ऋषि से कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऋषि, मेरा दिल कह रहा है मेरी जान मेरे करीब ही है, बहुत करीब। इतना कहकर अरु फिर से रूह को वही आसपास ढूंढने लगता है और साथ में वो सब भी ढूंढते हैं। उधर रूह जब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती हैं तभी अचानक से उसका सिर चकरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से रूह वहां से नीचे गिरती है और नीचे गिरते वक्त उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकलती है और वो चीख अरु के कानों पर पड़ती है। जैसे ही रूह नीचे गिरती है उसे लोग घेर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। उस भीड़ को वहां देखकर अरु और युग वहां आते हैं। तभी युग भीड़ को साइड में करते हुए अंदर झांक कर देखता है तो उसकी नज़र खून में लथपथ रूह पर पड़ती है। रूह को उस हाल में देखकर युग की सांसें उसके गले में अटक जाती हैं और वो अरु की तरफ देखता है जो भीड़ से बाहर खड़ा था। तभी युग रोते हुए अरु से कहता है, भाई प्री सेस हमारी रूह भाई, दम दम अली अली दम अली अली, दम अली अली दम अली अली। चैप्टर 145 अनटाइटल्ड चैप्टर। युग उस भीड़ के अंदर रूह को खून में सना हुआ देखता है और रूह को ऐसे इतनी बुरी हालत में देखते ही युग की सांसें रुक जाती हैं। तभी युग वहां खड़े अरु की तरफ देखता है और रूह की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है, भाई प्रिंसेस हमारी रूही अरु भाई। युग की आवाज़ सुनते ही अरु बिना वक्त गवाए उन लोगों को साइड में करते हुए अंदर जाता है और जब पूरी भीड़ वहां से एक साइड हो जाती है तभी उसकी नज़र रूह पर पड़ती है जो वहां बेजान सी पड़ी हुई थी। बॉडी में पॉइजन होने की वजह से उसकी बॉडी अभी पूरी नीली पड़ चुकी थी और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। रूह को ऐसे देखते ही अरु बुरी तरह से टूट जाता है और जोर से चिल्लाता है, रूह। अरु की आवाज़ चीख सुनकर बाकी सब भी वहां आते हैं और देखते हैं कि रूह कैसे जख्मी हुई पड़ी है। रूह के सिर में चोट लगी थी, उसका सिर फट चुका था जिसकी वजह से अभी उसके सिर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसके हाथों में भी खरोंचे थी और उसके पैरों में कंकड़ और कांटों की वजह से चोट लगी हुई थी। इन 4 दिनों में रूह इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि इसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर आसानी से देखा जा सकता है। अरु रूह के पास बैठता है और रूह का खून से भरा सिर अरु अपने गोद में लेता है। अभी अरु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अरु रूह के गालों पर हल्के से टैप करते हुए अपनी रुआसी आवाज़ में उससे कहता है, रूह आंखें खोलो ना बच्चे, देखो आपको अरु से मिलना था, उनसे बात करनी थी ना, तो अरु आपके आगे है, प्रिंसेस प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलो। पर रूह अपनी पलकें भी नहीं झपकाती। तभी अरु रूह की कलाई पकड़ते हुए उसकी पल्स चेक करता है और फिर वहां मौजूद ऋषि की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ऋषि एंटीडोट दे, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है वरना हम खो देंगे इसे, दे जल्दी। तभी ऋषि अरु को वो एंटीडोट वाला इंजेक्शन सौंपता है और अरु अगले ही पल रूह को वो इंजेक्शन लगा देता है और वो सब चैन की सांस लेते हैं। वो लोग इस बात से अनजान थे कि ये कुछ भी नहीं था, उनकी असली टेस्ट तो अब शुरू होने वाली थी और उन्हें पता भी नहीं था। रूह को वो इंजेक्शन देने के बाद अरु उसका रुमाल लेता है और उसे रूह के सिर पर बांध देता है ताकि रूह का खून ना बहे। अरु रूह को उसकी गोद में उठाता है और वो सब उनकी गाड़ियों की तरफ भागते हैं जो उनके ड्राइवर लेकर आए थे। अरु रूह को लेकर उसकी कार में बैठता है और उसके साथ पार्थ और वीर भी बैठते हैं। बाकी सब भी गाड़ियों में बैठते हैं और वो लोग वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर माही फ़ोन करके सब बड़ों को रूह के मिलने की न्यूज़ देता है और साथ में ये भी बताता है कि रूह की कंडीशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है। माही उन सबको डायरेक्ट हॉस्पिटल आने के लिए बोलता है। वही ऋषि हॉस्पिटल में फ़ोन करके ओटी रेडी रखने के लिए कहता है और साथ में उनकी स्पेशल और ट्रस्टेड टीम को भी इन्फॉर्म करता है। कुछ देर बाद वो सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अरु रूह को अपनी बाहों में उठाकर तुरंत हॉस्पिटल के अंदर भागता है और ऋषि भी उसके पीछे पीछे भागता है। अरु सीधे रूह को ओटी में लेकर जाता है और वहां मौजूद डॉक्टर्स को रूह के चोटों को साफ करने के लिए कहता है। तब तक अरु और ऋषि उनकी ओटी यूनिफॉर्म चेंज करके आते हैं और फिर थोड़ी ही देर में रूह की सर्जरी स्टार्ट होती है। अब तक हॉस्पिटल में पूरी फैमिली आ चुकी थी और साक्षी का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। उसने कहाँ सोचा था कि उसकी बेटी इतनी तकलीफ में है और उससे अपनी तकलीफ छिपा रही हैं। साक्षी को ऐसे रोते हुए देखकर राघव उसे हक कर लेता है। तभी साक्षी रोते हुए राघव से कहती है, तभी मैं बहुत खुश थी जब मुझे परी ने फ़ोन किया था। उसकी बातों से मुझे कुछ अजीब सा लगा था पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में है और उसके तकलीफ की वजह मेरी ये दूसरी बेटी है। तभी साक्षी पंखू के पास आती हैं और अपनी थोड़ी तेज आवाज़ में उससे पूछती है, क्यों किया तुमने ऐसा पंखू? इन सब में उस बच्ची की क्या गलती थी और तुम्हें सच में लग रहा था कि परी को हमारे बीच लाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है? अरे भूल गई क्या कि अबीर और काव्या ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया था? हम दोनों से कहीं ज़्यादा प्यार तो वो दोनों तुमसे करते थे। पर आज तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया पंखू, और देखो कहाँ और किस हाल में लाकर खड़ा कर दिया उसे।
मेरी परी की कसम पंखू, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। पंखू बस रो रही थी क्योंकि उसे भी तो पता था कि गलती उसकी थी। अगर वो रूह को ऐसे ताने ना मारती तो आज रूह इस हाल में ना होती। साक्षी की बात सुनकर आरती साक्षी से कहती है, जितनी गलती पंखू की है उतनी अरु की भी है और हम इस बात से मुकर नहीं सकते। बाबाजी ना करे पर अगर प्रिंसेस को कुछ भी हुआ तो पंखू के साथ साथ अरु को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। गलती दोनों की है तो सजा दोनों को भी बराबर मिलेगी। आरती की बात से सहमत होते हुए सब अपना सिर हिलाते हैं। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं पर अभी तक कोई भी ओटी से बाहर नहीं आता। इधर एक एक सेकंड के साथ सबकी सांसें अटक सी रही थी। तभी मयंक उन सब की तरफ देखते हुए अपनी चिंता और डर भरी आवाज़ में उनसे कहता है, 3 घंटे हो चुके हैं और अब तक ओटी से कोई भी बाहर नहीं आया है। अभी मुझे बच्ची के लिए डर लग रहा है। पहले ही वो इतने बड़े बड़े खतरों में से बड़ी मुश्किल से बची है और अब ये। बाबाजी प्लीज़ इस बार उसे कुछ मत होने देना, प्लीज़ आप संभाल लेना। मयंक के साथ साथ सभी रूह के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे ताकि उनकी रूह को कुछ ना हो। तभी दादी की नज़र वहाँ के मंदिर पर पड़ती है। तभी दादी उस मंदिर की तरफ बढ़ती है। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे दादी। दादी के पीछे पीछे सभी उस मंदिर की तरफ आते हैं और वहाँ अपने अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी दादी उस मंदिर में मौजूद दिया जलाती हैं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही दादी। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही साक्षी। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही आरती। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही सभी लेडीज और गर्ल्स। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही दादी। वही दूसरी तरफ ओटी में अरु, ऋषि के साथ साथ उनकी पूरी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी रो का खून रोकने की, पर उसका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रो का इतना खून बहता हुआ देखकर ऋषि और अरु डर जाते हैं। एक एक मिनट के साथ रूह की हालत भी बिगड़ने लगती है तो उसकी कंडीशन को थोड़ा स्टेबल करने के लिए अरु रूह को एक इंजेक्शन लगाता है। वही दूसरे डॉक्टर्स रूह का बीपी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो अभी अचानक से बढ़ गई थी। रूह की इतनी क्रिटिकल कंडीशन देखकर एक डॉक्टर अरु और ऋषि की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज़ में उनसे कहता है, इनकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है सर, और अभी तो इनका बीपी भी बढ़ चुका है। इस डॉक्टर की बात सुनकर अरु ऋषि की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ऋषि प्रिपेयर इंजेक्शन तारानकन 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 फास्ट। अरु की बात सुनकर ऋषि और साथ में वो डॉक्टर्स भी थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी ऋषि पहले रूह की तरफ देखता है और फिर अरु की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, आर यू श्योर सर? तभी अरु अपने ब्लैंक फेस एक्सप्रेशन और अपनी प्रोफेशनल आवाज़ में उससे कहता है, यस आई एम वेरी श्योर ऋषि। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो हम इसे यही खो देंगे। उस इंजेक्शन से रूह की कंडीशन थोड़ी स्टेबल होगी और फिर हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अरु की बात से सहमत होते हुए ऋषि झट से वो इंजेक्शन रेडी करता है और अरु को सौंपता है। तभी अरु रूह को वो इंजेक्शन लगाता है और फिर वो लोग आगे की प्रोसेस करते हैं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से नीति, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे प्रिया। भगवन ये जीवन तुम ही ना संवारोगे तो क्या कोई संवारे पंखू। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही पंखू रिया और नीति। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही सभी लेडीज और गर्ल्स। वो सब मंदिर के आगे खड़े थे कि तभी ओटी से एक नस बाहर आती हैं। रोहन और राघव उस नस को देखते हैं और फिर वो दोनों उसकी तरफ आते हैं। तभी राघव उस नस से अपनी चिंता भरी आवाज़ में पूछता है, सिस्टर मेरी बच्ची कैसी है? वो ठीक है, खतरे से बाहर है राइट? राघव के सवाल सुनकर भी वो नस चुप रहती है। तभी वीर वहां आता है और उस नस पर भड़कते हुए अपनी सर्द आवाज़ में उससे कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया अंकल ने तुमसे कुछ पूछा है तो उसका सीधे सीधे और साफ साफ जवाब दो। वीर को इतना गुस्से में देखकर रोहन वीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत कराता है। वही वो नस वीर के गुस्से भरी नज़रों की वजह से डर के मारे कांप रही थी। तभी वो नज़ अपनी डरी सहमी सी आवाज़ में उन तीनों को बताती है, सॉरी सर, मैडम की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है जिसकी वजह से हमें ओ जोड़ ब्लड की सख्त ज़रूरत है। अरहान सर ने जैसे तैसे करके मैडम की बिगड़ती हालत को थोड़ी देर के लिए स्टेबल किया था पर अभी फिर से उनकी हालत बिगड़ चुकी है। उनके लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग प्लीज़ उनके लिए प्रार्थना करिए। अभी के लिए हमें ओ जोड़ ब्लड चाहिए वरना उन्हें बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तभी रोहन उस नर्स से कहता है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ जोड़ है, तुम मेरा जितना चाहें उतना ब्लड ले लो, आई डोंट केयर, पर मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी नज़ एक छोटी सी स्माइल के साथ उन तीनों से कहती है, भगवान पर भरोसा रखिए सर, और अंदर अरहान सिर और ऋषि सर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सब जानते हैं कि रूही मैडम सिर्फ सर अरु की ही नहीं पर ऋषि सर की भी जान है, और मेरा यकीन मानिए सर वो दोनों उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो तीनों भी उस नस की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं और रोहन उस नस के साथ अपना ब्लड डोनेट करने चला जाता है।
तभी वीर और राघव उन सब की तरफ आते हैं और उन्हें वो सब बताते हैं जो उस नज ने रूह की कंडीशन के बारे में उन्हें बताया था। वो सब सुनते ही वो लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, पर पंखू की तो जैसे दुनिया ही रुक जाती हैं। तभी वो अचानक से नीचे अपने घुटनों पर बैठती है और रोने लगती हैं। उसे ऐसे देखकर रिया उसे हक करती हैं। जो सुनो तो कहे, प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से पार्थ, भक्ति को शक्ति दो वीर, भक्ति को शक्ति दो सभी, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो माही, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे राघव, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही सभी जैंस, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही सभी, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, ओ पालनहारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही सभी। कुछ देर बाद रोहन वहां आता है और वो सब फिर से उस ओटी के दरवाजे की तरफ टक लगाए हुए देखने लगते हैं। ऐसे ही और 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी ओटी की रेड लाइट बंद होती है और ओटी का दरवाजा खुलता है। ओटी का दरवाजा खुलते ही सब अलर्ट हो जाते हैं और तभी ओटी से ऋषि बाहर आता है। पर उन सबको शौक तब लगता है जब वो लोग ऋषि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देखते। इस वक्त ऋषि का फेस पूरी तरह से ब्लैंक होता है और उसे ऐसे देखकर सब घबरा जाते हैं। तभी ऋषि के पीछे से उसकी टीम भी बाहर आती है और उन सबको फैमिली, एक हेल्पलेस और पिटीफुल लुक देकर वो टीम वहां से चली जाती हैं। अभी वहां पर सिर्फ फैमिली और ऋषि ही मौजूद थे। तभी राघव ऋषि की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछता है, ऋषि प्रिंसेस ठीक है ना? बता ना मेरी बच्ची ठीक है ना? पर ऋषि तो कुछ बोलता ही नहीं और उसे ऐसे चुप देखकर सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी करण ऋषि के पास आता है और ऋषि के कंधों को थोड़ा टाइटली पकड़ते हुए अपनी तेज आवाज में उससे पूछता है, ऋषि राघव तुझसे कुछ पूछ रहा है और उसके सवालों का जवाब देने के बदले तू ऐसे चुपचाप बुत बने क्यों खड़ा है? बता परी कैसी है और अरु, वो कहाँ है? अंदर है वो? करण के पूछने पर भी ऋषि अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालता, बस अपने ब्लैंक फेस के साथ वही खड़ा रहता है। ऋषि को ऐसे देखकर करण को गुस्सा आता है और वो ऋषि को एक थप्पड़ लगाता है और अपने दांत पिसते हुए उससे कहता है, पागल समझ के रखा है तूने हमें, जो हमारे इतने पूछने पर भी तू चुप खड़ा है? अभी सच सच बता कि रूही कैसी है? तभी ऋषि अपने डैड की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, क्या बताओ आपको मैं डैड, और क्या सुनना चाहते हैं आप? सबकी प्रिंसेस कैसी है? तो सुनिए, हमारी प्रिंसेस कब कोमा में चली गई। सुना आप सबने, शी इज इन कोमा। इतना कहकर ऋषि अपने घुटनों पर बैठता है और रोते हुए उन सबको बताता है, बहुत कोशिश की मैंने अरु ने, पर इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी, तड़प रही थी, मर रही थी बच्ची, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उसके सिर में पहले से ही कोई चोट लगी थी और नीचे गिरने की वजह से फिर से उसे चोट आई, जिस वजह से उसे चोट लगने के साथ साथ इंटरनल डैमेज भी हुआ था। इसी वजह से वो इतनी क्रिटिकल हुई। हमने प्रिंसेस की जान तो बचा ली, पर उसे जिंदा लाश बनने से नहीं बचा पाए। ऋषि की बात सुनकर वहां सब सुन्न हो चुके थे और उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी रूह कोमा में है। तभी रोहन अपने आप को कंट्रोल करते हुए ऋषि से पूछता है, ऋषि प्रिंसेस कोमा से बाहर कब आएगी बेटा? इस पर ऋषि रोहन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, पता नहीं अंकल, ये हम नहीं बता सकते। ये प्रिंसेस और उसकी विल पावर के ऊपर है, हम बस बाबाजी से प्रे कर सकते हैं। तभी पंखू रोते हुए उनसे कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं प्रिंसेस के साथ दुश्मनों जैसा बिहेव करती और ना वैसा कुछ होता। आज परी की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। तभी ऋषि उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अंदर अरु भी खुद को ब्लेम कर रहा है प्रिंसेस की इस कंडीशन के लिए। वो तो वहां से हटने के लिए भी तैयार नहीं है। तभी दादू ऋषि से कहते हैं, वो अभी परी के पास से हटेगा भी नहीं ऋषि, रहने दे उसे। तभी ऋषि अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहता है, जी दादू, मैं स्टाफ से बोलकर प्रिंसेस को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करवा देता हूँ। कुछ देर बाद रूह इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हो जाती है, पर अरु रूह के पास से बिल्कुल भी नहीं हटता। तभी अरु रूह का एक हाथ पकड़ता है और उसके उस हाथ पर किस करते हुए उससे पूछता है, आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया बेबी? मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती बस अरु की थी, पर देखो सज़ा तो आप भुगत रहे हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी एक गलती से आप इतने टूट जाओगे कि आप अपनी जान मैं तो आपसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ प्रिंसेस, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे बस एक मौका चाहिए बच्चे अपनी गलती सुधारने का, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी आपको नहीं डांटूंगा और कभी भी आपको इग्नोर नहीं करूँगा। आपसे नाराज नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात सुन सकते हो बेटा, और मैं चाहता हूँ कि आप इस फाइट को विन करो। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि अभी आप अपनी डिप स्लीप में है,
कोई बात नहीं, आपको जितना सोना है सोइए, पर जब आप अपनी आंखें खोलोगे तभी आपके अरु आपके पास होंगे। भले ही मुझे आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी वेट ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सोते ही रहोगे। आपको बहुत जल्दी इस नींद से उठना है बेबी, क्योंकि मुझे भी आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। आपके बिना मैं अधूरा हूँ, मेरी लाइफ अधूरी है और उसे पूरा करने के लिए आपको तो उठना ही होगा बच्चे। इतना कहकर अरु रूह के माथे पर किस करता है। कुछ वक्त बाद एक एक करके सब रूह को देखने आते हैं और पंखू भी रूह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है। चैप्टर 146 अनटाइटल्ड चैप्टर। 10 साल बाद। हाउस मनहूस दिन को अभी पूरे 10 साल हो चुके थे और इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। सबसे पहले तो वीर और रिया का छोटा सा अंशु अभी 1 साल का बच्चा नहीं पर पूरे 11 साल का बिग ब्रदर बन चुका था। उसके बाद पंखू और माही की लाइफ में भी उनका क्यूट सा मीत, उनका बेटा आ चुका था जो अंश से 3 साल छोटा मतलब 8 साल का था। उनकी तरह बाकी सब भी अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके थे। उन सब बैचलर्स की शादी हो चुकी थी और सबके पास उनके बेबिज थे, पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि सबके पास बेबी बॉय ही थे। उन सब की विश थी कि फैमिली में कम से कम एक तो बेटी आ जाए, पर शायद बाबाजी उनसे नाराज थे जो उन्होंने सबको बेटे दिए, बेटी नहीं, पर तभी भी वो सब खुश थे। अभी रही बात हमारे फेवरेट कपल मतलब अरु और उसकी रूह की, तो चलिए हम खुद देखते हैं कि उनका क्या हाल है, स्पेशली रूह का क्या हाल है। अरु और रूह के रूम में इस वक्त बेड पर बेडशीट के अंदर 2 लोग सोए हुए थे। अब ये आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये दोनों कौन हो सकते हैं। तो हाँ, ये हमारे अरु और रूह ही थे। रूह ठीक कैसे हुई और वो कोमा से बाहर कैसे आई, इन सब सवालों के जवाब आप सबको आगे मिलेंगे। अरु और रूह उनके रूम में एक दूसरे को हक करके चैन से सो रहे थे कि तभी धीरे से उनके रूम का दरवाजा खुलता है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा जो करीब करीब 4 से 5 साल के बीच में होगा, वो बच्चा अंदर आता है। उन दोनों को यूं सोता हुआ देखकर वो बच्चा अपना प्यारा सा मुंह बनाता है, पर तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। तभी वो धीरे से उस बेड की तरफ बढ़ता है और फिर थोड़ी मुश्किल से उस बेड पर चढ़ता है। वो बच्चा अरु और रूह के पास खड़ा हो जाता है, पर अगले ही पल अरु झट से उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऊपर खींचता है, जिसकी वजह से वो बच्चा अरु के ऊपर लेट जाता है। अरु उस बच्चे को हक करता है और फिर रूह भी उस बच्चे की नाक खींचते हुए उससे कहती है, शैतान, आजकल इतनी शैतानी करने लगे हो आप अहू। तभी वो बच्चा अपना पाउट बनाते हुए रूह से कहता है, नहीं मम्मा, मैं शैतानी नहीं करता। तभी वो ऊपर अरु की तरफ देखता है और उसे अपनी पपी आइज दिखाते हुए उससे कहता है, डैड मैं अच्छा बच्चा हूं ना, आप मम्मा को बोलो। हाँ, तो ये है हमारे अरु और रूह का क्यूट सा प्रिंस, उनका बेटा अहान अरहान मल्होत्रा। वैसे अहू अहान अभी सिर्फ 5 साल का है, पर शैतानी करने में वो सबसे पहले नंबर पर होता है और अगर वो कभी शैतानी करते हुए पकड़ा गया तो उसे उसके अंश और मीत भाई बचा लेते हैं। अहू की बात सुनकर अरु उसके माथे पर किस करता है और फिर उससे कहता है, हाँ मेरा बच्चा तो कभी शैतानी नहीं करता, मम्मा तो बेकार में ही मेरे प्यारे से बच्चे को डांटते रहती है। तभी रूह अपना मुंह फुलाते हुए अरु से कहती है, अच्छा तो मैं इसे बेकार में डांटती हूँ। आपको पता भी है अरु कि आपके इस छोटे मॉन्स्टर ने क्या किया कल पार्क में। इसने एक 8 साल के बच्चे को मारा। क्यों? क्योंकि वो लड़का इसके भाइयों अंश और मीत को परेशान कर रहा था। तभी अरु अपनी आंखें घुमाते हुए रूह से कहता है, ओके सो इसमें कौन सी बड़ी बात है परी, और आप तो मुझे ऐसे बता रही है जैसे मेरे छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। अगर मैं अहू की जगह पर होता और कोई मेरे वीर भाई और माही भाई को परेशान करता तो मैं भी उसे सबक सिखाता। मेरे चैंप ने भी तो वही किया है और आपको भी पता है ना कि ये उन दोनों से कितना प्यार करता है। तभी रूह थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में अरु से कहती है, हाँ मुझे पता है अरु, पर ये अभी छोटा है और देखिए अभी से ये अपना गुस्सा काबू नहीं कर सकता तो आगे क्या होगा इसका, और वैसे भी पूरी की पूरी आपकी ही कॉपी है ये। सब कुछ अपने डैड की तरह ही चाहिए होता है इसे, और बड़े होकर बनेगा भी क्या डॉक्टर। हाँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी अरु रूह की बात को काटते हुए उससे कहता है, शुश, कभी भी ये नहीं कहना कि हमारी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो परी, और ना ही अहू आपके बिना रह सकता है और ना ही मैं। तभी अहू अरु के ऊपर से नीचे रूह के पास अरु और रूह के बीच में सोता है और रूह को हक करके उससे कहता है, आई लव यू सो मच मम्मा। तभी रूह भी अहू को कसके हक करती है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, मम्मा लव्स योर टू बच्चा। उन दोनों को देखकर अरु के चेहरे पर एक स्माइल आती है। तभी उन दोनों माँ बेटे का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अरु उनसे कहता है, हाँ मुझे तो यहाँ कोई प्यार ही नहीं करता, देखो आप दोनों ने मुझे तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तभी रूह और अहू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले ही पल दोनों भी अरु को हक करते हैं, मतलब पहले अहू और उसके पीछे से रूह। अहू और रूह साथ में अरु से कहते हैं, वी लव योर डैडा। तभी अरु भी उन दोनों को हक करते हुए अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ उनसे कहता है, आई लव यू माई लाइफलाइंस। अरु सबसे पहले अहू के गालों और माथे पर किस करता है और फिर अरु अहू का फेस अपने सीने में छिपाते हुए रूह के लिप्स और माथे पर किस करता है। वो तीनों थोड़ी देर वैसे ही रहते हैं, पर तभी अहू उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, मम्मा डैड मैं नीचे जाओ।
तभी अरु अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, हाँ बेबी जाओ, ठीक से रहना और चोट नहीं लगाना खुद को। तभी अहू अरु और रो के गाल पर किस करते हुए अरु से कहता है, डैड डरो मत, मैं अभी बिग बॉय हो गया हूं ना और स्ट्रांग भी हूं, तो मुझे चोट नहीं लगेगी। अरु बस अपना सिर हिलाता है और अहू को बेड पर से नीचे छोड़ता है। अहू सीधा रूम से बाहर जाता है और इधर अरु उनके रूम का दरवाजा बंद करता है और फिर रो के पास आकर लेट जाता है। तभी अरु रो की तरफ देखता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच जान, मुझे एक चांस देने के लिए, अपनी उस गहरी नींद से बाहर आने के लिए और मुझे माफ़ करने के लिए। तभी रो एक छोटी सी स्माइल के साथ अरु से कहती है, ये चांस मैंने आपको नहीं अपने आप को दिया था अरु। मुझे बस ये देखना था कि क्या मैं अब भी आपके प्यार के लायक हूँ, क्या आपके प्यार के ऊपर मेरा हक है। आप मेरी दुनिया थे और आज भी आप मेरी दुनिया हो अरु, और आपके बिना तो मैं अपनी लाइफ ही इमेजिन नहीं कर सकती ना। तभी अरु अपना सिर हिलाते हुए रो से कहता है, मुझे आज भी वो दिन याद है परी, जब आपको होश आया था, आज से 8 साल पहले। पूरे 2 साल तक आप कोमा में थे। उस वक्त सब लोग टूट चुके थे और पंखू भाभी की भी हालत बिल्कुल मेरी तरह ही थी। उन्हें भी लगता था कि आपके उस हालत की जिम्मेदार वो है। मैं भले ही ऊपर से स्ट्रॉन्ग रहने का दिखावा किया करता था, पर मेरा दिल ही जानता है कि मैं अंदर से टूट रहा था, तिल तिल करके मर रहा था। मैं कहाँ आपको सज़ा देने की बात कर रहा था, पर किस्मत और वक्त ने मुझे ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा दे दी थी। मेरे लिए आपके बिना जीना जैसे एक बड़ी और बहुत बुरी सज़ा बन चुकी थी। वो एक एक पल मैंने आपके बिना कैसे गुजारे, इसका अंदाज़ा मैं खुद भी नहीं लगा सकता। आप मेरी जान हो परी, भले ही मैं आप पर कितना ही गुस्सा क्यों ना कर लूँ, आपसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे ही होनी है। तभी रूह अरु को हक करते हुए उससे कहती है, मुझे पता है हब्बी, और मैंने तभी आपसे प्रॉमिस भी किया ना कि मैं कभी वैसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, और अभी तो हमारे पास हमारी जान, हमारा अहान है, हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, और मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती हूँ अरु। मैंने मेरा सपना तो पूरा कर लिया और आज मैं वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस वुमन हूँ। मैंने मेरे पापा की मेहनत, उनके हार्ड वर्क को वेस्ट नहीं होने दिया, पर उसे उसके सही जगह पहुँचाया है। मेरा सपना तो मैंने पूरा किया, पर अभी मुझे मेरे बच्चे का सपना पूरा करना है, उसे उसकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना है। तभी अरु रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, उसका ड्रीम है कि वो उसके डैड की तरफ नंबर 1 सर्जन बने, और देखना वो मुझसे भी आगे जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा अभी से ही बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड है। रो अपना सिर हिलाती है, पर तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। अगले ही पल रो बेड पर से उठती है और वॉशरूम की तरफ भागती हैं। रो को ऐसे देखकर अरु भी उसके पीछे भागता है और देखता कि रो सिंक में वॉमिट कर रही थी। तभी अरु अपने एक हाथ से उसके बालों को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसकी बैक रब करता है। जब रो का हो जाता है तभी अरु रो का फेस पानी से वॉश करता है और उसे टॉवल से पोंछते हुए रो से पूछता है, आर यू ऑफ बच्चे। इससे पहले कि रो कुछ भी बोलती उसका सिर घूमने लगता है और वो अरु की बाहों में बेहोश हो जाती हैं। रो को बेहोश होता देख अरु झट से उसे पकड़ लेता है और फिर बेडरूम में लाकर उसे बेड पर लिटा देता है। अरु रो की कमर से नीचे तक की बॉडी कवर करता है और उसे चेक करने लगता है। आधे घंटे बाद जब रो अपनी आंखें खोलती है तभी उसकी नज़र अरु पर पड़ती है, जो अभी उसकी तरफ ही देख रहा था। तभी रो अपना सिर पकड़ते हुए अरु से पूछती है, अरु क्या हुआ था मुझे, और मैं ऐसे अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तभी अरु रो की तरफ देखते हुए अपनी प्रोफेशनल आवाज़ में उससे पूछता है, परी लास्ट मंथ आपने अपने पीरियड्स मिस किए थे राइट। रो बस अपना सिर हिलाती है। तभी अरु अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए उससे पूछता है, इतने में आपको कोई लेजीनेस फील हो रही थी बेबी। रो बस एक छोटा सा हाँ कहती है। रो का जवाब सुनकर अरु अलर्ट हो जाता है और फिर रो के गालों को सहलाते हुए अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे कहता है, अगर आपको ये सब कुछ फील हो रहा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया परी। तभी रो अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अरु मुझे लगा कि ये शायद वक्त की वजह से होगा और काम में ये सब तो चलता ही है, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी। तभी अरु रो के गाल पर किस करता है और एक स्माइल के साथ उससे कहता है, ये सब वक्त की वजह से नहीं हो रहा है जान, ये सब तो उस छोटे से शैतान की वजह से हो रहा है जो इस वक्त अरु रो के पेट पर अपना हाथ रखता है, यहाँ आपके टमी में है। अरु की बात सुनते ही रो अरु की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ चमक भी साफ साफ नजर आती हैं। तभी अरु रो के माथे से अपने माथे को जोड़ते हुए उससे कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लव, वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स अगेन, वी आर प्रेग्नेंट। आप फिर से मम्मा बनने वाली है और मैं पापा। अरु की बात सुनकर रोह अरु को हक कर लेती है, पर तभी रोह अरु से अलग होती है और उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप सच कह रहे हो ना अरु। तभी अरु अपनी आंखों को घुमाते हुए उससे कहता है, जान आप शायद भूल गई है कि आपके हब्बी गायनेकोलॉजिस्ट भी है और मैं ये कंफर्म बता सकता हूँ कि आप प्रेग्नेंट है। पर सबसे पहले जाइए और चेक करके आइए, इससे आपका भी शक दूर हो जाएगा गोपरी। अरु उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट देता है और उसे चेक करने के लिए बोलता है। अगले कुछ मिनटों में रूह उस कीट को पकड़े बाहर आती हैं और फिर अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ अपना सिर हाँ में हिलाती है।
रूह अरु के पास जाकर उसे वो कीट भी दिखाती है और अगले ही पल अरु रूह को हक करता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच परी। आपको पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू यार। अच्छा ये कंफर्म है तो अभी नीचे चले, हमें सबको भी तो बताना होगा ना कि हमारी लाइफ में एक और न्यू मेंबर आने वाला है। रो भी अरु की बात से सहमत होती है और वो दोनों नीचे जाते हैं। अभी नीचे सब लोग मौजूद थे और वो तीनों बच्चे अंश, मीत और अहू हॉल में ही खेल रहे थे। तभी अरु और रूह नीचे आते हैं और अरु रूह के साथ हॉल के सेंटर में खड़ा होता है। अरु रूह को साइड हक करते हुए उन सबसे कहता है, सुनिए, सब अपना अपना काम छोड़कर सबसे पहले मेरी बात पर ध्यान दीजिए, वरना सच बता रहा हूं कि आप लोग बड़ा पछताएंगे। अरु की आवाज़ सुनकर सब बड़े ही चाव से उसकी तरफ ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि वो तीनों बच्चे भी अपना खेल छोड़कर वहाँ सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी अरु पहले उन सब की तरफ देखता है और फिर रूह को अपने करीब करते हुए अपनी एक बड़ी सी स्माइल के साथ उनसे कहता है, गेस व्हाट, वी आर प्रेग्नेंट अगेन। हमारी फैमिली में फिर से एक छोटा बेबी आने वाला है। अरु की बात सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए सब एकदम शांत रहते हैं, पर फिर सब लोग खुशी के मारे पागल होते हैं। सब एक एक करके अरु और रूह को गले लगाकर उन्हें बधाइयाँ देते हैं। तभी पंखू रूह के पास आती है और उसे हक करते हुए उससे कहती है, इस बार तो मुझे एक क्यूट सी और प्यारी सी लिटिल प्रिंसेस चाहिए, बिल्कुल मेरी प्रिंसेस रूह की तरह। पंखू की बात से तो सब सहमत होते हैं। तभी अरु भी पंखू की बात में हामी भरते हुए उससे कहता है, हाँ भाभी, मुझे भी मेरी बेबी प्रिंसेस चाहिए। जहाँ देखो वहाँ बॉयज़ ही है, इधर भी ये तीन और उधर भी वो, जितने हैं सब बॉयज़ ही हैं, मतलब एक भी बेबी गर्ल नहीं। तभी दादी अरु से कहती है, मैं बाबाजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस बार तो एक बच्ची भेज दे हमारी फैमिली में। तभी आरती रूह की तरफ देखते हुए उसे बताती है, आपको पता है परी, हमारी मतलब मल्होत्रा फैमिली में पिछले 7 पीढ़ियों से एक भी बेटी पैदा नहीं हुई, और अगर बाबाजी की मेहर से इस बार हमारे घर पर कोई प्रिंसेस आई ना, तो ये हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी कि उनकी वो बच्ची हमारे लिए बहुत किस्मत वाली होगी। तभी अहू रूह के पास आता है और अपनी प्यारी सी आवाज़ में उससे पूछता है, क्या सच में मुझे मेरी बेबी सिस्टर मिलेगी मम्मा, और अगर हाँ तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगा और किसी भी बैड बॉय को उसे होम नहीं करने दूंगा। तभी अंश और मीत दोनों साथ में कहते हैं, हम भी उसे प्रोटेक्ट करेंगे चाची। बच्चों की बात सुनकर रिया बच्चों को छोड़कर उन सब से कहती है, देखा अभी तो प्रिंसेस आई भी नहीं है और अभी से उसके भाई उसके लिए कितने प्रोटेक्टिव हो गए हैं। ये तो बस 3 है, पर बाकियों का क्या? अगर उन्हें बता दिया तो वो सब अभी से प्लान करने लग जाएंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। रिया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी अरु उन तीनों बच्चों से कहता है, बॉयज़ अगर आपको सच में एक क्यूट और छोटी सी सिस्टर चाहिए तो उसके लिए आप बाबाजी से प्रे करो कि इस बार हमारे यहाँ छोटी प्रिंसेस ही आए, कि उनकी आपके साथ साथ इस बार मुझे और सबको बेटी ही चाहिए। वो तीनों अपना सिर हिलाते हैं। तभी वीर अरु और रूह से पूछता है, वैसे सबकी तरह मुझे भी प्रिंसेस चाहिए, पर अगर इस बार भी प्रिंस आया तो? तभी रूह एक स्माइल के साथ उससे कहती है, अगर प्रिंस आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कि उनकी प्रिंस आए या प्रिंसेस होंगे तो वो हमारे ही ना। पर पता नहीं क्यों, पर मुझे दिल से लग रहा है कि इस बार जरूर एक प्यारी सी एंजल आएगी। तभी दादी रूह के सिर पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहती है, बाबाजी करे और आपकी ये कही हुई बात सच हो जाए बेटा, और वैसे भी एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता, खासकर तब जब एक बच्चे का दिल और उसकी सांसें उसकी माँ से जुड़ी हुई हो। बाबाजी आपकी बात जरूर सुनेंगे। सब दादी की बात से सहमत होते हैं। तभी रोहन उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अरे भाई बच्चों ने इतनी अच्छी न्यूज़ दी है तो थोड़ा मुंह तो मिठा कराओ। तभी रिया एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, मैं अभी लाई पापा, चल पंखू। पंखू और रिया वहां से किचन में चली जाती हैं तो इधर माही उन सब से कहता है, अरे हम सब ये बात ऐसे ही छिपा के रखेंगे या फिर उन सबको भी बताएंगे? मुझे पता है कि ये बात इतने जल्दी किसी को बताते नहीं है, पर वो सब हमारी फैमिली है तो क्या प्लान है? इस पर दादू रोहन और वीर की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, रोहन वीर तुम दोनों एक काम करो, सबको कॉल करके यही बुला लो, पर अभी उन्हें ये न्यूज़ नहीं बतानी है, जब वो सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे तभी उन्हें साथ में बताएंगे। वो दोनों भी दादू की बात में हामी भरते हुए उन सबको कॉल करते हैं और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें मल्होत्रा हाउस में आने के लिए कहते हैं। चैप्टर 147 दी एंड। इस वक्त पूरी फैमिली हॉस्पिटल के लेबर रूम के बाहर खड़ी थी और न्यू बेबी के आने का वेट कर रही थी। रूह इस वक्त लेबर रूम में थी और साथ में अरु और ऋषि भी थे। इन 9 महीनों में अरु ने फिर एक बार रूह को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। रूह की मॉर्निंग सिकनेस, उसके मूड स्विंग, सब कुछ अरु बहुत सब से हैंडल कर रहा था। अरु तो रूह के लिए सपोर्टिव था ही, पर उस बीच छोटे अहू ने भी उसकी मम्मा का पूरा ध्यान रखा था। अहू रूह को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, उल्टा वो अरु की हेल्प करता था जब रूह को खाना और मेडिसिन खिलानी होती थी। अरु को पता था कि रूह एक बार के लिए अरु को मना कर सकती हैं, पर अहू को नहीं, तो उसके इसी मजबूरी का फ़ायदा अरु उठाता था और अहू को आगे करके रूह को मेडिसिन और हेल्दी फूड खिलाता था।
जब रूह सो जाती थी तभी वो दोनों बाप बेटे ना जाने कितनी ही देर तक रूह के पेट में मौजूद बेबी से बात किया करते थे और रूह को भी ये बात बहुत अच्छी लगती थी, तो उसने कभी भी उन्हें बेबी से बात करने के लिए मना नहीं किया। प्रेगनेंसी में भी रूह अहू की तरफ अपना पूरा ध्यान देती थी और कभी भी उसने अहू को अपने गुस्से या चिड़चिड़ेपन का शिकार नहीं बनाया। अरू खुद भी अहू को लेकर बहुत अलर्ट और प्रोटेक्टिव रहता था। इस वक्त वो सब लेबर रूम के आगे इधर से उधर घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें रूह की एक बहुत ही तेज चीख सुनाई देती है और उसके साथ साथ किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ भी। उस आवाज़ को सुनते ही सबकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। तभी ऋषि रूम से बाहर आता है और फिर सबकी तरफ देखते हुए उनसे कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, हमारे घर फाइनली एक क्यूट सी एंजल आई है, बेटी हुई है और मैं फिर से एक बार चाचू बन गया। ये खबर सुनते ही बड़ों की आंखों में आंसू आते हैं, तो वही वीर माही और पार्थ को हग करते हुए उनसे कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज़। तभी माही और पार्थ दोनों भी वीर से कहते हैं, आपको भी भाई। उन तीनों को देखकर ऋषि अपना मुंह बनाता है और उन तीनों से कहता है, आप तो मुझे ही भूल गए। तभी अक्ष ऋषि का साथ देते हुए उससे कहता है, ये तो हमें भी भूल गए भाई, सो बैड। तभी वीर उन चारों ऋषि, युग, वेद और अक्ष की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, बैद के बच्चों आओ। उन चारों के लिए वीर अपनी बाहें खोलता है और वो चारों वीर को हग करते हैं। तभी वीर माही और पार्थ की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तुम दोनों को क्या इनविटेशन चाहिए, कम। वो दोनों भी वीर को हग करते हैं और राघव उन सातों की फोटो क्लिक करता है। तभी दादी ऋषि की तरफ आते हुए उससे पूछती है, ऋषि परी कैसी है और बच्ची, वो ठीक तो है ना। तभी ऋषि एक बड़ी सी स्माइल के साथ दादी से कहता है, परी भी बिल्कुल ठीक है और हमारी छोटी प्रिंसेस भी बिल्कुल हेल्थी है। अरु ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है परी का। ना तो अहू के वक्त परी को कोई कॉम्प्लिकेशन हुई और ना ही हमारी छोटी प्रिंसेस के वक्त। वो दोनों ठीक है। रही बात परी की, तो आप सब उससे मिल सकते हैं, पर पहले उस रूम में शिफ्ट करना होगा, उसके बाद में। वो सब अपना सिर हिलाते हैं। इधर लेबर रूम में अरु रूह के पास बैठा था जो अभी बेहोश थी और उनके न्यूबॉर्न बेबी को नस क्लीन कर रहे थे। तभी नस बेबी को अरु की गोद में देती है और जैसे ही अरु उसकी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेता है, उसकी आंखों से कुछ आंसू बाहर आते हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। तभी अरु उस बेबी के माथे पर किस करता है और उससे कहता है, वेलकम इनटू अवर लाइफ माय प्रिंसेस। आपको नहीं पता बेबी कि आप हम सबके लिए कितने स्पेशल हो। आप बिल्कुल अपने मम्मा की तरह हो, ब्यूटीफुल और क्यूट। तभी रूह को होश आता है और जैसे ही अरु की नज़र उस पर पड़ती है, वो बेबी को लेकर रूह के पास आता है। तभी अरु उस बेबी को रूह को दिखाते हुए उससे कहता है, परी देखिए हमारी बेबी। अरु की बात सुनते ही रूह अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हमारी बेबी, हमारी प्रिंसेस। तभी अरु अपना सिर हिलाते हुए रूह से कहता है, हाँ परी, हमारी प्रिंसेस। वाहेगुरु जी ने 7 पीढ़ियों बाद हमारे ऊपर अपनी मेहर की है और हमें उनकी ब्लेसिंग दी है इस बच्ची के रूप में। ये हमारे लिए हमारे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। हमारे दोनों बच्चे हमारी जान है। रूह भी अपना सिर हिलाते हुए अरु से कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा अरु। अब तक हम दोनों अपने लिए जीते थे, पर अभी हमारी लाइफ हमारे बच्चों की है। अरु प्लीज़ प्रिंसेस को मुझे दीजिए ना, मुझे भी इसे पकड़ना है, देखिए कितनी प्यारी है ये। तभी अरु हंसते हुए रूह से कहता है, आप जितना चाहें उतना इसे पकड़ना, पर अभी पहले आपको रूम में शिफ्ट करना है, उसके बाद बेबी आपके पास ही रहेगी। रूह अरु की बात मानती है और कुछ ही देर बाद वो लोग रूह को नॉर्मल रूम शिफ्ट करते हैं। एक एक करके सब रूह और बेबी से मिलते हैं और साथ में उस बच्ची को अपना ढेर सारा प्यार भी देते हैं। अभी उस रूम में अरु, रूह और अहू थे। अहू अरु की गोद में था तो वही वो प्रिंसेस उसके मम्मा की गोद में थी। तभी अहू अरु और रूह की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मम्मा डैड, मुझे भी छोटू बेबी को पकड़ना है, प्लीज़ आप उसे मेरी गोदी में दो ना। आई प्रॉमिस मैं इसे गिराऊंगा नहीं, प्लीज़। तभी अरु अहू के गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, आपको प्लीज़ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है बेबी, और आप अपने बेबी सिस्टर को पकड़ सकते हो। हमें पता है बेटा कि आप कभी भी अपने सिस्टर को हर्ट नहीं करोगे। तभी रूह अहू की तरफ देखते हुए उससे कहती है, बच्चा यहाँ आओ, मम्मा के पास आपको प्रिंसेस को पकड़ना है ना। अहू झट से अपना सिर हिलाता है और तभी अरु अहू को रूह के पास ठीक से बिठाता है और फिर रूह बहुत धीरे और ध्यान से अहू की गोद में बेबी को रख देती हैं। जब रूह अहू की गोद में बच्ची को रखती है तभी उस छोटी सी जान के चेहरे पर एक स्माइल आती है। उसकी स्माइल देखकर अहू उन दोनों से कहता है, मम्मा डैड देखो प्रिंसेस स्माइल कर रही है। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं। तभी अहू सबसे पहले बेबी के गालों पर छोटी सी किस्सी करता है और फिर अपने छोटे हाथ से बेबी की नाजुक हथेली पकड़ता है। पर उन तीनों के शौक के लिए बेबी अहू की एक उंगली पकड़ती है और हंसती है। उसे यूं हंसता हुआ देखकर अहू अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ अरु और रूह से कहता है, आप दोनों ने देखा बेबी ने मेरी उंगली पकड़ी, मैं बेबी का फेवरेट हूँ। तभी अहू रूह की तरफ अपनी आस भरी आंखों से देखते हुए अपनी मासूम सी आवाज़ में उससे पूछता है,
मम्मा जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तभी ये भी मुझे भैयू बुलाएगी ना, जैसे आप पार्थ मामू को बुलाते हो, क्योंकि जब बेबी आपके टमी में थी तभी मुझे मामू ने बोला था कि अगर बाबाजी ने मेरे लिए बेबी सिस्टर भेजी तो वो भी मुझे भैयू बोलेगी, बिल्कुल आपकी तरह। अहू की बात सुनकर रूह अहू के माथे पर किस करती है और अपनी स्माइल के साथ उससे कहती है, बिल्कुल। जब आपकी बेबी सिस्टर बड़ी हो जाएगी तभी वो भी आपको भैयू बुलाएगी और आप उसे वैसे ही प्यार करोगे जैसे आपके मामू मुझसे और आपकी बड़ी मम्मा पनखूब से करते हैं। तभी अहू रूह से कहता है, हाँ मम्मा प्रॉमिस, मैं इसे बहुत 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 सारा प्यार करूंगा। तभी अरू पीछे से अहू के बालों पर किस करते हुए उससे पूछता है, अच्छा बेबी आपने कोई प्यारा सा नेम डिसाइड किया है आपकी प्रिंसेस के लिए? तभी अहू अपना सिर हिलाते हुए अरू से कहता है, हाँ डैड, मैंने डिसाइड किया था। देखो आपका, मम्मा का और मेरा नाम कैसे मैचिंग है, वैसे मेरी बेबी सिस्टर का भी तो होना चाहिए ना। तो मैंने मम्मा की नेम से ही लिया और आपकी नेम से मतलब ही जोड़ रहे इक्वल्स हीर। तो मेरे बेबी सिस्टर का नेम होगा हीर अरहान मल्होत्रा, कैसा है? अरू और रूह दोनों को भी वो नाम बहुत पसंद आता है। तभी रूह अहू के गालों पर किस करते हुए उससे कहती है, बहुत बहुत अच्छा बेबी, और आप तो बहुत स्मार्ट हो जो मम्मा और डैड की नेम में से अपने बेबी सिस्टर का नेम निकाला। तभी अरू एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन दोनों से कहता है, अरू की रूह और अरहान रूही के हान और हीर। तभी अचानक से बेबी हीर हंसती है जैसे उसे ये सब समझ आ रहा हो कि उसके डैडा क्या कह रहे थे। हीर की स्माइल देखकर वो तीनों साथ में पर अपनी धीमी आवाज में हीर से कहते हैं, वेलकम टू वर्ल्ड हीर अरहान मल्होत्रा। दी एंड।